Hello everyone, welcome back to our channel. I hope you all are doing good. लास्ट वीडियो में पॉलिटी वाला वीडियो में इन पार्ट 2 हमने किया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड देन हमने स्टार्ट किया था प्रेसिडेंट वाला चैप्टर जिसमें हम यहाँ तक पहुँचे थे। ठीक है, हमने ये सब कर लिया था कि इम्पीचमेंट कैसे होता है, सिलेक्शन कैसे होता है, टर्म कितनी होती है, ठीक है, क्या इलेक्टोरल कोटा होता है, कौन कौन इलेक्ट करता है, वैल्यू ऑफ वोट क्या होती है एमएलएस की, एमपीस की, ठीक है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थी विद रिगार्ड्स टू प्रेसिडेंट वो हमने देखी थी। एंड इन टुडेज़ क्लास वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर, ठीक है, बिकॉज उसकी पावर्स जो थी वो रह गई थी, प्रेसिडेंट की पावर्स वॉज लेफ्ट, सो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट प्रेसिडेंट की पावर्स होती हैं एग्जेक्टिव वाली पावर्स। ठीक है, एग्जेक्टिव वाली पावर्स इसमें क्या होता है, इसमें जैसे मैंने बताया था ना, प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट कैन मेक रूल्स फॉर एलोकेशन ऑफ सेट बिजनेस अमंग मिनिस्ट्रीज एंड फॉर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ यूनियन। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है यूनियन गवर्नमेंट के बिज़नेस को ईजी बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं। ठीक है, एंड कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 77 में। ठीक है, आर्टिकल 77 किसके बारे में बात करता है, आर्टिकल 77 डील करता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डील करता है आर्टिकल 77। ठीक है, सो उसके अंदर प्रेसिडेंट जो है रूल्स बना सकते हैं सेट बिजनेस को एलोकेट करने के लिए मिनिस्ट्रीज़ के बीच में एंड कन्वीनियंट बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिजनेस को। ठीक है, देन जो शेड्यूल्ड एरियाज़ होते हैं उनको डिक्लेयर कौन करता है, उनको भी डिक्लेयर प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, शेड्यूल्ड एरियाज़ जो होते हैं उनको डिक्लेयर कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, एंड उनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रेसिडेंट के थ्रू ही होती है। बाय इनकी मतलब प्रेसिडेंट क्या करते हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे देते हैं, रिस्पेक्टिव गवर्नर्स को। ठीक है, जो गवर्नर्स होते हैं स्टेट के उनको दे देते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एंड गवर्नर्स जो हैं ईयरली रिपोर्ट सबमिट करते हैं टू प्रेसिडेंट। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर, आई होप इट इज़ क्लियर। देन अपॉइंटमेंट मैंने बताया था आर्टिकल 75 में क्या होता है, आर्टिकल 75 में जितने भी मिनिस्टर्स हैं हमारे, जितने भी तरह के मिनिस्टर्स आते हैं अंडर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो सभी के सभी आर्टिकल 75 में अपॉइंटमेंट होती है उनकी। ठीक है, आर्टिकल 75 डील करता है हर तरह के मिनिस्टर से, उसकी अपॉइंटमेंट से, उसकी ऑथ से, उसकी सैलरी से। ठीक है, जो जो भी कुछ रिलेटेड होता है टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर्टिकल 75 में होल्ड करते हैं ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, ये मैंने कल बताया था, कल वाली वीडियो में, लास्ट पॉलिटी वाला वीडियो में बताया था कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट का जब मन करेगा काउंसिल को क्या कर देंगे, काउंसिल को हटा देंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट ऐसा नहीं करते। प्रेसिडेंट के प्लेजर का मतलब ये होता है कि जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी है, ठीक है, जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास मेजॉरिटी है लोकसभा के अंदर, इन लोकसभा, तब तक प्रेसिडेंट का प्लेजर रहेगा। ठीक है, तब तक प्रेसिडेंट का प्लेजर रहेगा, एंड जब उनकी मेजॉरिटी लूज़ हो जाएगी तब प्रेसिडेंट जो हैं क्या कहेंगे, उनको बोलेंगे कि आप कॉन्फिडेंस मोशन पास करो एंड शो करो दैट यू आर केपेबल टू रन द गवर्नमेंट। ठीक है, कि आपके पास इनफ मेजॉरिटी है गवर्नमेंट को रन करने के लिए अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, देन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो आर्टिकल 76 है, कल मैंने बताया था कि आर्टिकल 76 किससे डील करता है, ये डील करता है हमारे एजीआई से, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि कंट्री के हाईएस्ट लॉ ऑफिशियल होते हैं। ठीक है, हाईएस्ट लॉ ऑफिशियल कौन होता है, इट इज़ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, सो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट भी बाय प्रेसिडेंट होती है। ठीक है, एंड उन जो अटॉर्नी जनरल होता है उसकी जो रेम्यूनरेशन होती है, मीन्स कितनी सैलरी मिलेगी, ठीक है, कितनी टर्म होगी, यानी कि कितने साल के लिए एजीआई को अपॉइंट किया जाएगा, ये सब डिटर्मिन कौन करता है, ये सब डिटर्मिन करता है हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, एंड जो एजीआई होता है ना, इसकी कोई फिक्स टर्म नहीं होती, ये ऑफिस होल्ड करता है ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपली ये है कि जब प्रेसिडेंट चाहे, जब भी चाहें उसको हटा सकते हैं, जब भी चाहें अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी कोई फिक्स टर्म नहीं होती। यूपीएससी आपको ऑप्शन दे देगा कि एजीआई हैज़ फिक्स टर्म ऑफ 5 ईयर्स, ऐसे लिख के दे देगा। ठीक है, सो कोई फिक्स टर्म नहीं होती, होल्ड करते हैं ऑफिस को ड्यूरिंग प्रेसिडेंट के
प्लेजर पे, यानी कि जब प्रेसिडेंट की मर्जी होगी उसको अपॉइंट कर सकते हैं, उसको रिमूव भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे प्रेसिडेंट के प्लेजर का मतलब क्या है? यहाँ पे प्रेसिडेंट के प्लेजर का मतलब है प्लेजर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बिकॉज आर्टिकल 74 क्या कहता है? आर्टिकल 74 कहता है कि प्रेसिडेंट जो है कुछ भी करेंगे विद एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ही एड एंड एडवाइस से काम करेंगे प्रेसिडेंट। सो सुप्रीम कोर्ट ने भी खुद कहा था कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब होता है प्लेजर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, प्रेसिडेंट के प्लेजर का मतलब होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का प्लेजर, मीन्स उनकी कॉन्करेंस। ठीक है, सिंपल। आई होप इट इज़ क्लियर। मूविंग नेक्स्ट इज आर्टिकल 78। जैसे मैंने बताया था कि आर्टिकल 78 डील करता है 3 तरह की चीज़ों से, 1 2 3। ठीक है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या है? प्राइम मिनिस्टर इज़ अ ब्रिज। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एक ब्रिज है बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। ठीक है, इन दोनों इंस्टीट्यूशंस के बीच में जो इंफॉर्मेशन को इंश्योर करता है दैट इज़ प्रेसिडेंट। ठीक है, दैट इज़ प्रेसिडेंट, सॉरी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में जो इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करता है, ठीक है, जो इन दोनों के बीच में रिलेशन मेंटेन करता है वो होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर, दैट इज़ पीएम। ठीक है, सो आर्टिकल 78 में प्राइम मिनिस्टर क्या करता है? प्राइम मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन देता है टू प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट से इन्फॉर्मेशन लेके शेयर करता है विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देन लेजिस्लेटिव पावर, वो तो होगी एग्जीक्यूटिव पावर, ये है लेजिस्लेटिव पावर। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 ने क्या किया था? इसने, मैंने ऊपर बताया था आपको कि इसने, इस अमेंडमेंट ने जो 2019 में हुई थी, इसने SC एंड ST पॉपुलेशन की जो सीट्स थी हमारी लोकसभा के अंदर, ठीक है, हमारी पार्लियामेंट के अंदर जो SC ST पॉपुलेशन की सीट्स रिजर्व्ड होती हैं, जो 33% वाला है ना, सो उनको तो इसने एक्सटेंड कर दिया था फॉर 10 ईयर्स, 2030 तक। ठीक है, 2030 तक एक्सटेंड कर दिया था 104th अमेंडमेंट 2019 ने। बट इसने जो पहले होता था ना हमारा कि 2 एंग्लो इंडियन को प्रेसिडेंट करेंगे रेकमेंड, 2 एंग्लो इंडियन को प्रेसिडेंट रेकमेंड करेंगे इन लोकसभा। ठीक है, उस चीज़ को इसने कर दिया था ख़त्म, उस चीज़ को इसने कर दिया था ख़त्म, उस चीज़ को इसने कर दिया था ख़त्म। ठीक है, सो 104th अमेंडमेंट ने 2019 में हुई थी, जो इसने एंग्लो इंडियन की नॉमिनेशन को रिमूव कर दिया था। ठीक है, कि अब से एंग्लो इंडियन जो होते हैं उनको रिमूव नहीं किया जाएगा, उनको रिमूव नहीं किया जाएगा। ठीक है, आई मीन टू से कि उनको, उनकी जो नॉमिनेशन थी वो रिमूव कर दी गई थी। मीन्स अब से उनको इलेक्ट होके आना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, अब से उनको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट होकर आना पड़ेगा इन लोकसभा। अब प्रेसिडेंट जो है 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट नहीं करेगा। ठीक है, उनकी नॉमिनेशन कर दिया था रिमूव। देन प्रेसिडेंट क्या करते हैं? प्रेसिडेंट मैंने बताया था कि जब डिस्क्वालिफिकेशन होती है, नॉर्मल डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन 2 तरह की होती है, मैंने आपको बताया था पार्लियामेंट वाले चैप्टर में, है ना। सो डिस्क्वालिफिकेशन होती है 2 तरह की, एक तो होती है हमारी डिफेक्शन के ग्राउंड में, ठीक है, एक होती है डिफेक्शन के ग्राउंड में, दूसरी होती है क्वालिफिकेशन के ग्राउंड पे। ठीक है, दूसरी होती है क्वालिफिकेशन के ग्राउंड पे कि अगर आप क्वालिफाइड ही नहीं हो टू बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, अगर आप क्वालिफाइड ही नहीं हो टू बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, देन प्रेसिडेंट के पास है पावर। ठीक है, देन प्रेसिडेंट के पास पावर है टू रिमूव यू। ठीक है, प्रेसिडेंट क्या करेंगे? आपको रिमूव कर देंगे एज एन MP, आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे केस कि हाँ आप डिस्क्वालीफाइड हो बिकॉज आप क्वालिफाइड ही नहीं हो टू बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एंड प्रेसिडेंट ये चीज़ करता है इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके। ठीक है, मीन्स इलेक्शन कमीशन की ली जाती है इसमें एडवाइस कि व्हाट इज़ योर व्यू पॉइंट, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस मैटर। ठीक है, एंड डिफेक्शन वाले केस में मैंने बताया था जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, यानी कि हमारा स्पीकर एंड चेयरमैन, वो डिसाइड करता है डिफेक्शन के केस में कि कौन, यानी कि कौन सा MP ने डिफेक्ट किया एंड उसको डिस्क्वालीफाई कैसे किया जाएगा। ठीक है, ये कौन डिसाइड करता है डिफेक्शन के केस में? हमारे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, मीन्स स्पीकर एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, देन प्रेसिडेंट, हमें पता है प्रेसिडेंट क्या करते हैं? ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करते हैं। ठीक है, कब कब करते हैं ये? जब जो कि कोई भी हाउस या तो दोनों हाउस, ठीक है, राज्यसभा प्लस लोकसभा का मतलब होता है पार्लियामेंट। ठीक है, मीन्स पार्लियामेंट के
पार्ट्स की बात नहीं कर रहा, वो तो प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट इज़ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, बट मैं बात कर रहा हूँ सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि राज्यसभा एंड जब लोकसभा दोनों ही साथ में काम कर रहे होते हैं, दोनों ही सेशन में होते हैं, देन दैट बिकम्स ट्रू पार्लियामेंट, ठीक है, बिकॉज दोनों हाउसेज से जब कोई लॉ पास होके जाएगा, बिल पास होके जाएगा, तो ही वो प्रेसिडेंट के पास पहुंचेगा फॉर साइन, ठीक है, प्रेसिडेंट की एसेंट मिलेगी एंड वो बन जाएगा एक्ट, वो बिल बन जाएगा एक्ट। बट अगर दोनों में से कोई एक हाउस सेशन में नहीं है या फिर दोनों ही नहीं है, देन प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे ऑर्डिनेंस लेके आते हैं। ऑर्डिनेंस क्या होता है, एक लॉ होता है नॉर्मल, जितने भी लॉज पे हमारी पार्लियामेंट जितने भी इश्यूज़ पे हमारी पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, उन सभी इश्यूज़ पे जो प्रेसिडेंट हैं वो क्या कर सकते हैं, वो ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, ठीक है। सो एंड जो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट लेके आएंगे, इसको अप्रूव करना पड़ेगा बाय द पार्लियामेंट इन 6 वीक्स। 6 वीक्स, 6 वीक मतलब जब वो रीअसेंबल हो जाएगी, जब वो हो जाएगी रीअसेंबल, ठीक है, जब वो हो जाएगी रीअसेंबल, जब वो रीअसेंबल हो जाएगी, ठीक है। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि मैक्सिमम गैप जो होगा 2 सिटिंग के बीच में पार्लियामेंट की, वो होना चाहिए 6 मंथ, मतलब 6 मंथ से ज़्यादा, 6 मंथ से ज़्यादा मैक्सिमम गैप नहीं हो सकता 2 सिटिंग्स के बीच में लोकसभा की, पार्लियामेंट की, ठीक है, पार्लियामेंट की 2 सिटिंग्स के बीच में मैक्सिमम गैप जो है 6 मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता। इट मीन्स 6 मंथ तो ये वाला गैप हो गया, प्लस 6 वीक वाला लिमिट, ठीक है, 6 वीक वाला लिमिट। सो टोटल टाइम कितना हुआ, 6 मंथ प्लस 6 वीक क्या होता है, ये टोटल लाइफ होती है किसी ऑर्डिनेंस की, टोटल लाइफ होती है किसी ऑर्डिनेंस की। ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछ रखा है, ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछ रखा है कि टोटल लाइफ कितनी होती है एक ऑर्डिनेंस की। सो वो होती है 6 मंथ, बिकॉज 6 मंथ मैक्सिमम गैप होता है 2 सिटिंग्स के बीच में, एंड 6 वीक, 6 वीक क्यों, जब लोकसभा असेंबल हो जाएगी तब लोकसभा एंड राज्यसभा मिलके इस ऑर्डिनेंस को कर देंगे अप्रूव, ठीक है, वो भी 6 वीक के अंदर अंदर। सो 6 महीने मैक्सिमम गैप है, ठीक है, प्लस 6 वीक ये वाला हो गया, टोटल हमारे पास क्या हो गया 6 मंथ एंड 6 वीक्स, ठीक है। एंड प्रेसिडेंट जो है कभी भी ऑर्डिनेंस को विड्रॉ कर सकते हैं एनी टाइम, ठीक है। मान लो प्रेसिडेंट ने आज ऑर्डिनेंस निकाल दिया, 1 महीने बाद बिफोर असेंबली ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट की असेंबली होने से पहले ही, रीअसेंबल होने से पहले ही क्या किया प्रेसिडेंट ने उस ऑर्डिनेंस को ले लिया वापस, ठीक है। सो दैट इज़ अलाउड, ठीक है, प्रेसिडेंट कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं अपने ऑर्डिनेंस को। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। देन प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जो है, मैंने बताया था कल जब हम बिल्स पढ़ रहे थे कि मनी बिल एंड फाइनेंस बिल, है ना, हमने वो सब पढ़ा था, फाइनेंस बिल 1 पढ़ा था, फाइनेंशियल बिल 2 पढ़ा था, आर्टिकल कौन सा था वो, आर्टिकल 117(1) पढ़ा था, आर्टिकल 117(3) पढ़ा था, 110 पढ़ा था, 116 पढ़ा था, 119 पढ़ा था, है ना, इसके बाद ये सब हमने पढ़े थे। सो प्रेसिडेंट की जो एसेंट होती है, यानी एसेंट मीन्स रिकमेंडेशन होती है, ठीक है, कोई बिल लाने के लिए कुछ केसेस में पहले लेनी पड़ती है हमें, ठीक है। मीन्स नॉर्मल केसेस में क्या होता है, हम पहले बिल लेके आते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट में जाता है, जो प्रोसीजर बताया था मैंने, 6 स्टेप्स होते हैं, उन 6 स्टेप्स से गुजरता है, ठीक है। पहले जनरल डिस्कशन होगा, उसके बाद फिर स्क्रूटनी स्टेज पे जाएगा जहाँ पे हमारी कमेटीज़ होंगी, फिर उसी स्टेज में अमेंडमेंट होगी, उसके बाद 3rd स्टेज पे जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर पास होगा, वोटिंग की जाएगी, उसके बाद 2nd हाउस में जाएगा, फिर ये चीज़ सेम चलेगी, है ना। सो ये होता है नॉर्मल केस में। उसके बाद एंड पे जाएगा, दोनों हाउसेज से पास होने के बाद लास्ट पे जाएगा टू प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, फिर प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि इसका क्या करना है। बट कुछ केसेस होते हैं जिसमें हमारे प्रेसिडेंट की पहले ही रिकमेंडेशन यानी परमिशन लेनी पड़ती है कि हम इस बिल को लेकर आएँ या फिर ना लेके आएँ, या फिर हम इस बिल को लेके आना चाहते हैं, प्लीज़ आप अपनी क्या दे दीजिए, आप अपनी यस बोल दीजिए, ठीक है, कि यस यू कैन ब्रिंग दिस बिल, ठीक है। सो वो केसेस कौन से होते हैं, वो केसेस होते हैं अगर आपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकलवाने हैं, जो कि आर्टिकल 266 में आता है, ठीक है। अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आपने पैसे निकलवाने हैं टू विड्रॉ एक्सपेंसेस फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 266,
तो आपको प्रेसिडेंट की पहले से ही परमिशन लेनी पड़ेगी, रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी। अगर आप स्टेट्स की बाउंड्रीज़ को ऑल्टर करते हो, स्टेट की बाउंड्रीज़ को ऑल्टर करते हो या फिर कोई नई स्टेट बनाते हो, ठीक है, मान लो ये हमारी स्टेट है, ये स्टेट है, ठीक है। अब इस स्टेट को काट के हमने बनाना 2 स्टेट्स, ठीक है, एक तो ए रह जाएगी एंड ये बन जाएगी बी, ठीक है। सो ये चीज़ करने के लिए भी हमें पहले लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन। देन अगर कोई बिल इम्पोज कर रहा है या फिर वेरी कर रहा है कोई टैक्स को, कोई ड्यूटी को, जहाँ पे स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, मींस इंटर स्टेट की बात कर लो आप, ठीक है, इंटर स्टेट ले लो आप, ठीक है, इंटर स्टेट वाला इशू ले लो कोई, या फिर सेंटर एंड स्टेट के बीच वाला इशू ले लो, जैसे जीएसटी है हमारा, ठीक है। जो जीएसटी था इसको लाने के लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पहले से ही ले ली गई थी, ठीक है। प्रेसिडेंट ने रिकमेंड किया था जीएसटी वाला बिल, ठीक है, जीएसटी वाला बिल रिकमेंड किया था प्रेसिडेंट ने, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आपको कुछ केसेस में कुछ बिल लाने से पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है। सो जो बिल इम्पोज कर रहा है कोई टैक्स को या ड्यूटी को जिसमें हमारी स्टेट्स का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, उसमें प्रेसिडेंट की पहले से रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी। देन अगर कोई बिल मीनिंग चेंज कर रहा है, किस चीज़ का, एग्रीकल्चर इनकम का, यू ऑल नो कि जो एग्रीकल्चर इनकम होती है हमारी, इसको टैक्स कौन करता है, इसको टैक्स करता है हमारी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो टैक्स करती है एग्रीकल्चर को। सो अगर उस एग्रीकल्चर इनकम का ही मीनिंग चेंज किया जा रहा है तो भी प्रेसिडेंट की पहले से परमिशन लेनी पड़ेगी। देन अगर कोई बिल उन प्रिंसिपल्स को ऑल्टर करता है जिन प्रिंसिपल्स के बेस पे जो मनी है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है स्टेट्स को, ठीक है, यानी कि जो टैक्सेस हैं, टैक्सेस क्या होते हैं, फाइनेंस कमीशन रेकमेंड करता है किस रेशो में डिवाइड होने चाहिए, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए, है ना, ये फाइनेंस कमीशन जो होता है हमारा अंडर आर्टिकल 280 वो रेकमेंड करता है। सो कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर करता है ये, ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, ठीक है, जिनके बेस पे फाइनेंस कमीशन जो होता है हमारा रेकमेंड करता है कि यस इस बेस पे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी होना चाहिए बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड अमंग द स्टेट्स, ठीक है। सो उन प्रिंसिपल्स को अगर चेंज किया जा रहा है तो भी प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। देन अगर कोई बिल सरचार्ज इम्पोज कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ सेंटर, मैंने बताया था जो सरचार्ज होता है, सरचार्ज एंड जो सेस होता है, इकोनॉमी वाली क्लास में बताया था मैंने, जो सरचार्ज एंड सेस होता है ये सिर्फ और सिर्फ सेंटर के पास जाता है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ सेंटर के पास जाता है, ये शेयर नहीं किया जाता विद स्टेट्स, ठीक है। जो फाइनेंस कमीशन होता है हमारा वो इन दोनों के बारे में कुछ नहीं बोलता, ठीक है, मींस सरचार्ज एंड सेस के बारे में हमारा फाइनेंस कमीशन कुछ भी नहीं बोलता, बिकॉज ये एक्सक्लूसिवली सेंटर के पास होते हैं, एक्सक्लूसिव राइट होता है सेंटर का इन दोनों के ऊपर। देन 7th क्या है, अगर स्टेट बिल कोई रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है इंटर स्टेट के ऊपर, इंटर स्टेट जो ट्रेड होता है, कॉमर्स होता है उसके ऊपर, या फिर विद इन द स्टेट कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है जिससे क्या होगा, जिससे एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन प्रमोट हो सकता है इन फेडरलिज्म, ठीक है, फेडरलिज्म के बीच, फेडरलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर उसी स्टेट के कॉन्स्टिट्यूएंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो प्रेसिडेंट की परमिशन जो है हमें प्रीवियसली पहले ही लेनी पड़ेगी, ठीक है, प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी वो बिल को लाने के लिए। सो दिस वाज अबाउट प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन इन सर्टन काइंड ऑफ बिल्स। आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर, ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। देन जो मनी बिल होता है, मनी बिल जो सेंटर का होता है, ये रिकॉन्सिडरेशन के लिए वापस नहीं भेजा जा सकता बाय द प्रेसिडेंट। क्यों नहीं भेजा जा सकता, बिकॉज इसका क्या रीज़न है, बिकॉज जो मनी बिल होता है मैंने पढ़ाया था आपको कल अंडर आर्टिकल 110, अंडर आर्टिकल 110 में मैंने बताया था कि जो मनी बिल होता है ये पहले ही प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से आता है, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से ऑलरेडी आता है, ठीक है। सो अगर प्रेसिडेंट ने कोई चीज़ को रिकमेंड किया है कि यस आप ये चीज़ लेके आओ या करो, तो बाद में प्रेसिडेंट ऐसा थोड़ी करेंगे कि नहीं यार अब जो मैंने कहा था वो गलत कहा था, अब ना मेरा मूड चेंज हो गया, अब मुझे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, सो आई डोंट वांट दिस थिंग, ठीक है। सो ऐसा नहीं होता, प्रेसिडेंट ने अगर कह दिया कि यस यू कैन डू दिस, देन वो अपनी बात से पलटते नहीं हैं, ठीक है। एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा जो मनी बिल होता है
इसके जो मैंने बताया था आर्टिकल 74 कहता है गवर्नमेंट जो प्रेसिडेंट है वो कुछ भी करेंगे विद द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। सो इसीलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही प्रेसिडेंट को बोलता है कि आप हमारे मनी बिल को दे दो रिकमेंडेशन, कर दो सपोर्ट। प्रेसिडेंट कर देते हैं सपोर्ट, इसीलिए बाद में प्रेसिडेंट अपनी बात से पीछे नहीं हटते, ठीक है। प्रेसिडेंट मनी बिल को या तो एसेंट दे सकता है या फिर नहीं दे सकता, ठीक है। या तो यस बोल सकता है या तो नो बोल सकता है, बट उसको रिटर्न नहीं कर सकता, ठीक है। ये नहीं बोल सकता कि आप ना इस जो आपने मनी बिल बनाया है ना इसको रिकन्सिडर करो, मुझे लगता है कि आपके डिसीज़न में कोई गड़बड़ है। आई थिंक कि आपका जो इंटेंट है वो सही नहीं है, आप एक बार रिकन्सिडर करो अपनी चीज़ को, दोबारा से सोच विचार करो, ठीक है। वो प्रेसिडेंट नहीं बोल सकता इन केस ऑफ मनी बिल। इन केस ऑफ मनी बिल प्रेसिडेंट रिकन्सिडरेशन के लिए बिल को नहीं भेज सकता, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। देन जो मनी बिल होता है स्टेट का, मनी बिल होता है जो स्टेट का, वो मनी बिल जो होता है स्टेट का वो रिटर्न नहीं किया जा सकता गवर्नर के द्वारा, ठीक है। गवर्नर उस बिल को रिटर्न नहीं कर सकता स्टेट के मनी बिल को, ठीक है। स्टेट के मनी बिल को गवर्नर रिटर्न नहीं कर सकता। कुछ सिमिलर चीज़ें जो थी प्रेसिडेंट एंड गवर्नर वाली, सो वो मैंने साथ साथ में लिखी हैं सो दैट मेरा रिवाइज होता रहे एंड बस मुझे एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना ना पड़े, ठीक है। देन प्रेसिडेंट जो है वो रेगुलेशन बनाते हैं किस किस चीज़ के लिए, जितनी भी हमारी यूटीज़ हैं, जो हमारी यूटीज़ हैं उसके लिए प्रेसिडेंट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, रेगुलेशंस। कौन कौन आएगा इसके बीच में, इसके बीच में आएगा हमारा अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा एंड नागर हवेली, दमन दीव आ जाएगा, लद्दाख आ जाएगा, ठीक है। इन केस ऑफ पुडुचेरी, पुडुचेरी जो है उसके केस में भी प्रेसिडेंट जो है रेगुलेशंस बना सकते हैं, बट कब बनाएंगे, जब पुडुचेरी की जो असेंबली होगी वो डिज़ोल्व होगी या फिर सस्पेंडेड होगी, या तो डिज़ोल्व है या तो सस्पेंडेड है, ठीक है। सस्पेंडेड कब होती है, जब नेशनल इमरजेंसी लगी होती है हमारी अंडर आर्टिकल 352, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर, आई होप दिस इज़ क्लियर। एंड विद रिगार्ड्स टू दिल्ली, आप सोचोगे कि दिल्ली के केस में क्या है। सो दिल्ली के केस में क्या है, दिल्ली के केस में ऐसी प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं है कि प्रेसिडेंट जो है रेगुलेशन बनाएंगे, ठीक है। ही हैज़ नो पावर विद रिगार्ड्स टू दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर। दिल्ली एंड जम्मू कश्मीर के पास के लिए क्यों नहीं है, बिकॉज एक तो ये दोनों है मिक्स काइंड ऑफ, इनके बीच में स्टेट वाला भी कॉन्सेप्ट है, यूटी वाला भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इनके यहाँ पे असेंबली भी है, इनके यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर भी है, ठीक है। सो इन दोनों के रिगार्डिंग कौन बनाएगा, इन दोनों के रिगार्डिंग बनाएगी हमारी पार्लियामेंट, हमारी पार्लियामेंट बनाएगी, ठीक है। इन दोनों के रिगार्डिंग कौन बनाएगा, हमारी बनाएगी पार्लियामेंट। तभी तो पार्लियामेंट ने बिल पास किया था दिल्ली सर्विसेज वाला, ठीक है। दिल्ली सर्विसेज वाला बिल पास किया था। सो दिल्ली एंड जम्मू कश्मीर में किसके पास पावर है, दिल्ली एंड जम्मू कश्मीर में पावर है पार्लियामेंट के पास रेगुलेशन बनाने की, ठीक है। सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी बोल सकते हो, पार्लियामेंट बोल सकते हो, सब सही है। देन फाइनेंशियल पावर क्या होती है प्रेसिडेंट की, फाइनेंशियल पावर क्या होती है, मनी बिल जो है मैंने बताया, मनी बिल प्रेसिडेंट की कॉन्सेंट के साथ ही आता है, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट जो है अंडर आर्टिकल 112, अंडर आर्टिकल 112 के अंदर प्रेसिडेंट क्या करते हैं, बजट को ले डाउन करवाते हैं, ठीक है। बजट को ले डाउन करवाते हैं यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। एंड जो मैंने बताया था आपको कल वाली वीडियो में कि बजट जो है वो कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ वर्ड मेंशन नहीं है, ठीक है। देन कोई भी डिमांड जो है ग्रांट की वो विदाउट प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नहीं की जा सकती। जब हम स्टेजेस ऑफ बिल पढ़ रहे थे, ठीक है, इन फर्स्ट पार्ट, जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें हम स्टेजेस ऑफ बिल पढ़ रहे थे, उसमें मैंने बताया था कि जो फिफ्थ स्टेज होता है, फोर्थ स्टेज होता है हमारा, फोर्थ स्टेज में क्या होता है, डिमांड की जाती है ग्रांट के लिए, डिमांड फॉर ग्रांट की जाती है। उसके बाद होता है हमारा अप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है, जिसके थ्रू हम पैसे निकलवाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। उसके बाद होता है हमारा फाइनेंस बिल, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, टैक्सेस को लगाते हैं, है ना। सो ये जो डिमांड फॉर ग्रांट है इसके लिए पहले हमें लेनी पड़ती है प्रेसिडेंट की परमिशन, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन, ठीक है।
एंड उसके बाद प्रेसिडेंट मैंने बताया था आर्टिकल 267 जो है उसके अंदर आर्टिकल 267 बोलता है कि पार्लियामेंट जो है बाय लॉ क्या कर सकती है, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया बना सकती है। ठीक है, सो वो कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो होता है वो होता है प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंट की पावर्स के अंदर। ठीक है, मींस एग्जीक्यूटिव एक्शन से चलता है। एंड वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे जो फाइनेंस सेक्रेटरी होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर, वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे इस कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया को संभालता है। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। आई होप इट इज़ क्लियर। मूविंग नेक्स्ट इज जुडिशियल पावर ऑफ जुडिशियल पावर्स में होता है हमारा जो प्रेसिडेंट होते हैं ये सुप्रीम कोर्ट के एंड हाई कोर्ट के जजेस को करते हैं अपॉइंट। ठीक है, इनकी अपॉइंटमेंट होती है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस की बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, बाय प्रेसिडेंट। देन प्रेसिडेंट के पास, जैसे आप सबको पता होगा, प्रेसिडेंट के पास होती है पार्डनिंग पावर, है ना। प्रेसिडेंट के पास होती है पार्डनिंग पावर अंडर आर्टिकल 72। ठीक है, एंड इन केस ऑफ कोर्ट मार्शल भी होती है। एंड अगर यूनियन के लॉ के अगेंस्ट कोई भी एक्ट किया गया, क्रिमिनल एक्ट किया गया, उस केस में भी प्रेसिडेंट के पास पावर होती है पार्डन करने की। ठीक है, देन मूविंग नेक्स्ट इज़ डिप्लोमेटिक पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। जितने भी हमारी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, वो सभी के सभी प्रेसिडेंट के बिहाफ पे साइन होते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे होते हैं साइन, सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री अप्रूवल। ठीक है, देन मिलिट्री पावर्स क्या होती हैं, आपको पता होगा प्रेसिडेंट के पास क्या होती है। प्रेसिडेंट डिक्लेयर करने के लिए कोई भी वॉर या फिर पीस ट्रीटी कंडक्ट करने के लिए किसी भी एनिमी के साथ हमें चाहिए होता है पार्लियामेंट का अप्रूवल। ठीक है, एंड प्रेसिडेंट जो है वॉर को डिक्लेयर कर सकते हैं। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर वॉर। ठीक है, एंड पीस भी डिक्लेयर कर सकते हैं सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट अप्रूवल अंडर आर्टिकल 352 जो होता है। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर प्रेसिडेंट जो है नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, वॉर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो ये होती है मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर और में क्या आता है, प्रेसिडेंट जो है कमांड, इनके पास कमांड होती है ट्राई सर्विस की। ठीक है, एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी की इनके पास कमांड होती है। ये चीफ कमांडर होते हैं। ठीक है, इनके पास सुप्रीम कमांडर होते हैं, सॉरी ये सुप्रीम कमांडर होते हैं हमारी जो ट्राई सर्विसेज हैं उनके। देन वीटो पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। वीटो का मतलब क्या होता है, वीटो का सिंपल मतलब होता है विद होल्डिंग एसेंट, मीन्स अपनी जो यस है, यस को ना देना। ठीक है, अपनी मंजूरी ना देना, उसको बोलते हैं वीटो। ठीक है, उसको बोलते हैं वीटो। वीटो कितने तरह की होती है, पहली होती है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है, इसमें क्या आता है, इसमें होता है बिल को विदहोल्ड कर लेना। मीन्स पार्लियामेंट ने कर दिया बिल को पास, ठीक है, उसके बाद भेज दिया प्रेसिडेंट के पास, बट प्रेसिडेंट ने उस बिल के ऊपर अपनी यस को नहीं दिया, मतलब कि साइन नहीं किया। प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किया। ठीक है, प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किया उस बिल के ऊपर। ठीक है, उसका बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। एंड ये एब्सोल्यूट वीटो प्राइवेट बिल के ऊपर भी हो सकती है, पब्लिक बिल के ऊपर भी हो सकती है। ठीक है, एंड जब गवर्नमेंट बिल पे होती है तब कैबिनेट को रिज़ाइन करना पड़ता है। ठीक है, सॉरी रिज़ाइन नहीं करना पड़ता, आई मीन टू से कि जब गवर्नमेंट बिल के ऊपर, मान लो आउटगोइंग गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि करो आप कॉन्फिडेंस मोशन को पास। ठीक है, जो करंट गवर्नमेंट है प्रेजेंटली, मान लो उसको बोल दिया प्रेसिडेंट ने कि आप कॉन्फिडेंस मोशन को कर दो पास। ठीक है, मीन्स मैं देखना चाहता हूँ कि आपके पास मेजॉरिटी है या नहीं है टू रन द गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनली। सो अगर वो उसने कॉन्फिडेंस मोशन को कर दिया पास एंड वो हो जाता है फेल, मीन्स वो पास नहीं हो पाया। ठीक है, गवर्नमेंट ने मूव किया कॉन्फिडेंस मोशन को एंड वो पास नहीं होता, इट मीन्स गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी नहीं है। ठीक है, एंड गवर्नमेंट के पास अगर मेजॉरिटी नहीं है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्नमेंट को नहीं चला सकती। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली वो गवर्नमेंट को रन नहीं कर सकती। ठीक है, इसीलिए वो हो जाएगी आउटगोइंग कैबिनेट, वो हो जाएगा हमारा आउटगोइंग कैबिनेट। सो जो आउटगोइंग कैबिनेट है जिसने कर दिया रिज़ाइन आफ्टर फेलियर ऑफ कॉन्फिडेंस मोशन, तब प्रेसिडेंट क्या करते हैं, तब गवर्नमेंट बिल के ऊपर प्रेसिडेंट अपनी एसेंट को नहीं देते। ठीक है, तब नहीं देते अपनी एसेंट को, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वेटो। ठीक है, उसके बाद होती है सस्पेंसिव वेटो। सस्पेंसिव वेटो क्या होती है, इसमें मैंने बताया था कि प्रेसिडेंट क्या करते हैं, रिकॉन्सिडरेशन के लिए भेजते हैं। ठीक है,
सस्पेंसी में बोलते हैं कि यार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आपने मुझको जो बिल भेजा है, आई डोंट थिंक इट इज़ गुड, या मुझे लगता है इसके क्लोज बी में इसके कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, ये जो आपने क्लोज बी में लिखा हुआ है, आई डोंट थिंक इट इज़ गुड, इट इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। आप इसको रीथिंक करो, आप इस पर दोबारा से सोच विचार करो। ठीक है, वो भेज दिया प्रेसिडेंट ने वापस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। एंड अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने इसको एज इट इज़ पास कर दिया एंड वापस से भेज दिया प्रेसिडेंट के पास, देन प्रेसिडेंट को इसके ऊपर अपना एसेंट यानी कि अपना साइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, एंड ये चीज़ किसने बोली थी? ये बोली थी 44th अमेंडमेंट 1978 ने। ठीक है, 1978 ने। एंड जो रिकॉन्सिडरेशन है सिर्फ ऑर्डिनरी बिल्स के केसेस में होता है। ठीक है, जो ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं उनके केसेस में होता है। एंड जो रिकन्सिडर करती है पार्लियामेंट, वो करती है ऑर्डिनरी मेजोरिटी के साथ। ऑर्डिनरी मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? जितने भी लोग उस टाइम प्रेजेंट होंगे लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, उन्हीं में से 50% +1 इस मेजोरिटी से हम पास कर देंगे उस बिल को। इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी मेजोरिटी। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी मेजोरिटी। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। एंड जो सस्पेंसिव वेटो होता है यानी कि रिकॉन्सिडरेशन के लिए भेज देना नॉर्मल बिल को, ये हमारा मनी बिल में एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, मनी बिल में मैंने बताया या तो आप एसेंट दे सकते हो या तो नहीं दे सकते, बट रिकॉन्सिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल ऑन मनी बिल। ठीक है, जैसे मैंने बताया। देन पॉकेट वेटो क्या होता है? पॉकेट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे बिल भेजा पार्लियामेंट ने पास करके, बट प्रेसिडेंट ने उस बिल को एज इट इज़ रख दिया, ना उसको येस बोला ना उसको नो बोला। ठीक है, उसको बोलता है पॉकेट वेटो। सिंपली कीपिंग द बिल फॉर इनडेफिनेट पीरियड। इसमें प्रेसिडेंट कोई टाइम लिमिट नहीं बताता। ठीक है, एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि एक बिल के ऊपर प्रेसिडेंट को कितने टाइम पीरियड के अंदर येस बोलना चाहिए या फिर नो बोलना चाहिए। ठीक है, सो इसीलिए उसको बोलते हैं पॉकेट वेटो। बट यूएस में क्या होता है? यूएस में होते हैं 10 दिन। ठीक है, यूएस का जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी बिल को अपने पास मैक्स टू मैक्स 10 दिन के लिए रख सकता है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट 10 days ही और शी हैज़ टू से येस और नो कि मैं आपको एसेंट देता हूँ या फिर नहीं देता। ठीक है, उसको येस और नो बोलना पड़ता है 10 days के बाद। ठीक है, मैक्सिमम पीरियड 10 दिन होता है, बट इंडिया में ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है, एंड क्वालिफाइड वेटो क्या होता है? क्वालिफाइड वेटो जो होता है ये हमारे इंडिया में नहीं होता, बट स्टिल यू शुड नो दिस। ठीक है, क्वालिफाइड वेटो में क्या होता है कि जो रिकॉन्सिडरेशन के लिए बिल भेजा होता है प्रेसिडेंट ने, वो जो पार्लियामेंट होता है उसको स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास करता है। स्पेशल मेजोरिटी यानी कि हायर मेजोरिटी। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास करता है। एंड ये चीज़ होती है यूएस में, इंडिया में ये चीज़ नहीं होती। ठीक है, एंड जो हमारा अमेंडमेंट बिल होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास कोई भी वेटो नहीं होती उस केस में। कोई भी वेटो नहीं होती का मतलब क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उसके ऊपर प्रेसिडेंट को अपनी एसेंट देनी ही पड़ती है। ही और शी हैज़ टू गिव हिज और हर एसेंट। ठीक है, वो ये नहीं बोल सकते कि आप इसको रिकन्सिडर करो, या तो मैं इस पर अपनी एसेंट नहीं दूंगी। ठीक है, या फिर मैं इसको वापस भेज देती हूँ, या फिर मैं इसको एज इट इज़ रख देती हूँ। ठीक है, मैं इस पर कोई एक्शन नहीं लूँगी, ना मैं येस बोलूँगी ना मैं नो बोलूँगी। वो इस केस में नहीं हो सकता। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ता है? अपनी एसेंट देनी ही पड़ती है, अपनी एसेंट देनी ही पड़ती है। प्रेसिडेंट हैज़ नो चॉइस, प्रेसिडेंट हैज़ नो चॉइस। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बिल में प्रेसिडेंट के पास कोई वेटो नहीं होती, प्रेसिडेंट को येस बोलना ही पड़ता है। ठीक है, 24th अमेंडमेंट 1971 में क्या हुआ था कि इसमें इसने बोला था 24th अमेंडमेंट ने मैंडेटरी कर दिया था प्रेसिडेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को अपनी एसेंट देना। ठीक है, 24th अमेंडमेंट ने कहा था कि प्रेसिडेंट को अमेंडमेंट बिल के ऊपर अपनी एसेंट देनी ही पड़ेगी। ठीक है, ही और शी हैज़ नो चॉइस। ठीक है, उनके पास कोई भी चॉइस नहीं है, उनको येस बोलना ही पड़ेगा। आर्टिकल 200 क्या बोलता है? आर्टिकल 200 बोलता है एसेंट टू बिल्स बाय गवर्नर। ठीक है, आर्टिकल 201 बोलता है बिल्स रिजर्व्ड बाय गवर्नर फॉर प्रेसिडेंट्स। ठीक है, बिल रिजर्व्ड बाय गवर्नर फॉर प्रेसिडेंट। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। ये तो वैसे तो ये डील करती है गवर्नर वाले चैप्टर से,
बट इट इज़ माई हैबिट कि अगर कोई रिलेटेड चीज़ है तो मैं उसको ऑन द स्पॉट वहीं पे लिख लेता हूँ, सो दैट वो मेरे माइंड में रहे। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, आर्टिकल 200 गवर्नर की एसेंट टू बिल्स। 201 में क्या आता है, गवर्नर बिल्स को करता है रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट। ठीक है, देन आते हैं हमारे ऑर्डिनेंस पे। आर्टिकल 1, 2, 3 में क्या होता है, प्रेजेंट करते हैं प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस। कब करते हैं, या तो दोनों हाउस सेशन में नहीं है, या तो दोनों में से कोई एक हाउस सेशन में नहीं है। ठीक है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है प्रेसिडेंट की इज़ नॉट पैरेलल टू पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, पैरेलल का मतलब क्या होता है, पैरेलल का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब कि पार्लियामेंट भी सेशन में है। ठीक है, पार्लियामेंट भी लॉस बना रही है। ठीक है, पार्लियामेंट भी लॉ बना रही है किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, एंड ऑन अदर हैंड जो अपना प्रेसिडेंट है वो भी लॉ बना रहा है। ठीक है, प्रेसिडेंट भी लॉ बना रहा है किसी लॉ के ऊपर, किसी मैटर के ऊपर। सो इसको बोलते हैं पैरेलल पावर्स, पैरेलल पावर्स ऑफ लेजिस्लेटर, जो कि नहीं है। ठीक है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज़ नॉट पैरेलल टू द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है जिसको सिर्फ तब यूज़ किया जाता है जब दोनों हाउसेस या फिर दोनों में से एक हाउस पावर में सेशन में नहीं है। ठीक है, एंड प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस कब लेके आएगा, व्हेन ही इज़ सेटिस्फाइड दैट सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट टू टेक दैट एक्शन। ठीक है, सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट टू टेक दैट एक्शन। एंड प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन का क्या मतलब है, ये मैंने आपको ऊपर बताया था कि प्रेसिडेंट के सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन ऑफ या फिर कॉन्करेंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बिकॉज आर्टिकल 74 बोलता है कि प्रेसिडेंट अपना एक्शन करेंगे विद एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, इसीलिए सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब होगा सेटिस्फेक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मूविंग नेक्स्ट इज 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने इन कूपर केस क्या बोला था कि प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन कैन बी क्वेश्चनड ऑन द ग्राउंड ऑफ मॉडिफाइड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस लेके आया है, अगर प्रेसिडेंट जानबूझकर प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस पास किया है विद इंटेंट टू सर्कमेंट द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, मीन्स अगर लगता है, अगर गवर्नमेंट को लगता है, ठीक है, कि भाई हमारी मेजोरिटी नहीं है पार्लियामेंट में, या तो लोग या फिर लोकसभा में है राज्यसभा में नहीं है, या फिर राज्यसभा में हमारी मेजोरिटी है बट लोकसभा में मेजोरिटी नहीं है, तब इस केस में गवर्नमेंट को पता है कि हमारा बिल पास नहीं होगा। सो उस चीज़ से बचने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट लेके आती है ऑर्डिनेंस। गवर्नमेंट प्रेसिडेंट को बोलती है कि आप मूव करो ऑर्डिनेंस। ठीक है, सो इसको बोलते हैं सर्कमवेंट करना पार्लियामेंट की अथॉरिटी को। ठीक है, सो उस केस में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर इस केस में प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लेके आते हैं देन वो होगा मॉडिफाइड। ठीक है, उसको कर देंगे हम नल एंड वॉइड। ठीक है, उसको हम नल कर देंगे, वॉइड कर देंगे। ठीक है, मीन्स उसको इनइफेक्टिव बना देंगे। देन दिस मीन दैट ही कैन बी क्वेश्चनड ऑन ग्राउंड दैट ही प्रोरोज्ड वन और बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट डेलिबरेटली इशू करने के लिए ऑर्डिनेंस ऑन कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स। ठीक है, मैंने बताया था प्रोरोज का मतलब क्या होता है, जब हम पार्लियामेंट वाला फर्स्ट सेशन देख रहे थे। ठीक है, उसमें क्या था, प्रोरोज करना, जब सेशन कंप्लीट हो जाता है तब प्रेसिडेंट क्या कहता है, प्रोरोज कर देता है हाउस को टिल नेक्स्ट सेशन। ठीक है, सो प्रेसिडेंट ने, मान लो सेशन चल रहा था एंड सेशन कंप्लीट नहीं हुआ, प्रेसिडेंट ने पहले ही सेशन को कर दिया प्रोरोज कि भाई बस जितना होना था आपकी मीटिंग यहाँ पे ख़त्म होती है, अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट ने क्या किया, प्रेसिडेंट ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर एक ऑर्डिनेंस पास किया उस सब्जेक्ट पर जो कि था कंट्रोवर्शियल। ठीक है, जो कि ऐसा सब्जेक्ट था, ऐसा मैटर था, अगर उस मैटर के ऊपर बिल लेके आती गवर्नमेंट इन लोकसभा तो वो पास नहीं होता, तो वह पास नहीं होता। सो उस चीज़ से बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने यूज़ किया प्रेसिडेंट को, गवर्नमेंट ने यूज़ किया प्रेसिडेंट को। ठीक है, गवर्नमेंट ने यूज़ किया प्रेसिडेंट को। आई होप इट इज़ क्लियर। Then 38th Amendment 1975 made President satisfaction final, conclusive and beyond judicial review। ठीक है, जो 38 अमेंडमेंट आया था 75 में आया था, तब एमरजेंसी चल रही थी। ठीक है, उसने क्या किया था, उसने कहा था कि जो प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन होगी, मैंने बताया आपको ऊपर कि प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन का मतलब है सेटिस्फेक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, सो प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन जो है वो फाइनल है, कंक्लूसिव है, एंड उसको
जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिव्यू नहीं कर सकता। जैसा कि यहाँ पे बोला था ना, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई हम प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन को कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड उसके रिस्पॉन्स में क्या बोला था, उसके रिस्पॉन्स में जो गवर्नमेंट थी वो लेके आई थी 38 अमेंडमेंट। गवर्नमेंट ने कहा था कि नहीं भाई आप नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन है फाइनल, कंक्लूसिव एंड बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। एंड 44th अमेंडमेंट जो 78 में हुई थी उसने इस चीज़ को कर दिया था डिलीट, ठीक है, उसने इस चीज़ को कर दिया था डिलीट। देन प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है, प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज इन को एग्जिस्टेंस एज रिगार्ड टू ऑल मैटर्स विद लॉ मेकिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट। इसका मतलब क्या हुआ, को एग्जिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, इसने कहा कि जितने भी मैटर्स पर हमारी पार्लियामेंट लॉ बना सकती है उन सभी मैटर्स पर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस निकाल सकता है। सिंपल, इसका सिर्फ यही मतलब है कि जितने भी मैटर्स पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है उन सभी मैटर्स पर हमारा प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लेके आ सकता है या सकती है, ठीक है। देन ऑर्डिनेंस कैन बी इशूड ऑन ऑल सब्जेक्ट्स ऑन विच पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट, ठीक है। पार्लियामेंट जो है जितने भी सब्जेक्ट्स पर लेजिस्लेट कर सकती है, लॉ बना सकती है, उन सभी पर हमारे प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस बना सकते हैं, है ना। देन इट इज़ सब्जेक्ट टू सेम कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। इसका मतलब क्या हुआ, जो जो लिमिट्स पार्लियामेंट के ऊपर लगी हुई हैं वही वही लिमिट्स हमारे प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पर लगी हुई हैं, ठीक है। मीन्स लिमिटेड गवर्नेंस है, ठीक है। पावर्स जो हैं प्रेसिडेंट हमारी पार्लियामेंट की वहाँ लिमिटेड, वैसे ही जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर हैं प्रेसिडेंट की वो है लिमिटेड, ठीक है। हैंस ऑर्डिनेंस कैन नॉट टेक अवे फंडामेंटल राइट्स। जैसे पार्लियामेंट हमारी फंडामेंटल राइट्स को टेक अवे नहीं कर सकती, वैसे ही ऑर्डिनेंस भी टेक अवे नहीं कर सकता हमारे फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है। देन ऑर्डिनेंस लेड बिफोर बोथ द हाउसेस इफ़ हाउस पास इट। जब मैंने बताया था कि मैक्सिमम लाइफ क्या होती है 6 मंथ प्लस 6 वीक्स, है ना, बिकॉज 6 मंथ मैक्सिमम गैप होता है दोनों की मीटिंग्स के बीच में। एंड 6 वीक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि 6 वीक के अंदर अंदर री असेंबली के इसको पास करना पड़ेगा ऑर्डिनेंस को। सो अगर ऑर्डिनेंस ले डाउन किया जाता दोनों हाउसेस के सामने एंड उसने अगर पास कर दिया हाउस ने तो वो बन जाएगा एक्ट। अगर हाउस ने कोई भी उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, ठीक है, देन जो ऑर्डिनेंस होगा दैट सीज टू ऑपरेट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 वीक्स, है ना। जब रीअसेंबल हो जाएगी पार्लियामेंट उसके 6 वीक्स के अंदर अंदर अगर पार्लियामेंट कोई एक्शन नहीं लेती, ठीक है, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इनइफेक्टिव बन जाएगा, ठीक है, इनइफेक्टिव बन जाएगा। अगर बोथ द हाउसेस पास करते हैं रेजोल्यूशन डिसअप्रूव करने के लिए ऑर्डिनेंस को, इट ऑल्सो एंड्स बिफोर 6 वीक्स, ठीक है। मीन्स जो 6 वीक मैंने बताया था ना, 6 वीक के अंदर अंदर मैक्सिमम दिया हुआ है, 6 वीक में अंदर अंदर होना चाहिए। सो 6 वीक से पहले ही अगर दोनों हाउसेस पास कर देते हैं रेजोल्यूशन इसको डिसअप्रूव करने के लिए, किसको, ऑर्डिनेंस को, कि बस कि भाई हम इस ऑर्डिनेंस को सपोर्ट नहीं करते, तो वो 6 हफ्ते से पहले पहले ही 6 वीक से पहले पहले ही उसकी जो लाइफ होगी वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, उसकी लाइफ 6 वीक से पहले ही हो जाएगी ख़त्म, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिया हुआ है मैक्सिमम लाइफ कितनी होती है ऑर्डिनेंस की, वो होती है 6 मंथ एंड 6 वीक्स इन केस ऑफ नॉन अप्रूवल, ठीक है, अगर नॉट अप्रूव होता है, अगर अप्रूव नहीं होता, ठीक है। सो इफ़ ऑर्डिनेंस इज़ अलाउड टू लैप्स विदाउट बीइंग प्लेस्ड बिफोर पार्लियामेंट देन एक्ट्स देन अंडर इट रिमेन्स वैलिड। अगर ऑर्डिनेंस जो है लैप्स कर जाता है, ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट ने क्या किया, प्रेसिडेंट ने अपने जो ऑर्डिनेंस था, ठीक है, वो पार्लियामेंट के रीअसेंबली से पहले ही उसको कर दिया, वापस ले लिया, उसको कर दिया विड्रॉ, ठीक है, ऑर्डिनेंस को विड्रॉ कर दिया, तो जितने भी एक्शन उस ऑर्डिनेंस के अंदर लिए गए होंगे बाय द गवर्नमेंट या फिर कोई भी अथॉरिटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो वो सारे एक्ट्स होंगे वैलिड, सारे एक्ट्स होंगे वैलिड। जैसा मैंने ऊपर बताया प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस को कभी भी विड्रॉ करवा सकते हैं, ठीक है, कभी भी वापस ले सकते हैं प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस को, ठीक है। देन ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है प्रेसिडेंट की इज़ नॉट डिस्क्रिशनरी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रेसिडेंट की मर्ज़ी नहीं है, कि मतलब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि प्रेसिडेंट अपनी मर्ज़ी से कभी भी कोई भी लॉ बना सकता है, ठीक है, अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस लेकर आना पड़ेगा जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेगी, ओनली तब, अदरवाइज़ प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते।
ठीक है, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ऑर्डिनेंस कैन बी प्रोमलगेटेड या फिर विड्रॉन ओनली एंड ओनली ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, मीन्स प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस को ला सकते हैं एंड विड्रॉ कर सकते हैं, यानी वापस ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। अगर कोई भी डाउट आता है आपको किसी भी चीज़ को लेके, देन यू कैन ड्रॉप अ कमेंट, आई विल श्योरली रिप्लाई यू। ठीक है, ऑर्डिनेंस कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डिनेंस जो है, मान लो आज चल रहा है 2024, ठीक है, प्रेसिडेंट जो है ऐसे ऑर्डिनेंस को भी ला सकते हैं जो कि प्रेसिडेंट कहेंगे कि 2020 से लेके अब तक ऐसा कोई भी केस अगर आया है इस मैटर के रिलेटेड, तो वो भी ये एक्ट के अंदर डील होगा। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जो है रेट्रोस्पेक्टिवली भी लाया जा सकता है, ऑर्डिनेंस मॉडिफाई या फिर रिपील कर सकता है पार्लियामेंट के किसी एक्ट को, एंड ऑर्डिनेंस जो है टैक्स लॉ को भी अमेंड कर सकता है। ठीक है, सो ये चीज़ें याद रखना है। इसके ऊपर क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो ऑर्डिनेंस रेट्रोस्पेक्टिवली आ सकता है, मीन्स किसी बैक टाइम से लागू हो सकता है। ठीक है, इफेक्टिव हो सकता है। देन ऑर्डिनेंस मॉडिफाई कर सकता है किसी एक्ट को, रिपील कर सकता है किसी एक्ट को। ठीक है, एंड जो टैक्स लॉ है उसको भी अमेंड कर सकता है। ऑर्डिनेंस कांट अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, सुन रहे हो ना आप? ऑर्डिनेंस कांट अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, वाई? बिकॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होती है हमारी, उसके लिए चाहिए होती है स्पेशल मेजोरिटी। उसके लिए हमें चाहिए होती है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी का क्या मतलब होता है? स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, यानी कि टोटल मेंबरशिप हाउस की कितनी है लोकसभा की? 545 करंटली, इसकी मेजोरिटी। ठीक है, एंड 2/3 मेजोरिटी, एंड 2/3 मेजोरिटी, यानी कि इसको कर लो पहले 2/3। ठीक है, इसका निकाल लो 2/3 जो कि 361 के आसपास बनता है ना, 60-71 के आसपास बनता है। सो 2/3 मेजोरिटी एंड जितने भी मेंबर प्रेजेंट होंगे लोकसभा में उन सब की मेजोरिटी। ठीक है, उसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। सो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए चाहिए होती है स्पेशल मेजोरिटी। इसीलिए हमारा जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस नहीं ला सकता कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए ऑर्डिनेंस नहीं लाया जा सकता। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। देन मूविंग नेक्स्ट इज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इन इंडिया। ठीक है, ये इंडिया में ही है, यूएस यूके वर्ल्ड के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ठीक है, जितने भी मेजर कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वर्ल्ड के, उसके अंदर जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, मीन्स वहाँ पे ऑर्डिनेंस नहीं लाया जा सकता। देन प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस इवन व्हेन देयर इज़ नो वॉर, नो एक्सटर्नल अग्रेशन, नो आर्म्ड रिबेलियन। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेसिडेंट जो है कभी भी ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। इस चीज़ का नेशनल इमरजेंसी के या फिर वॉर के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस कभी भी ला सकते हैं। सिंपल, अगर पार्लियामेंट या फिर दोनों में से कोई भी हाउस सेशन में नहीं है तब हमारे प्रेसिडेंट क्या करेंगे? ऑर्डिनेंस ले आएंगे। ठीक है, इसका वॉर के साथ, एक्सटर्नल अग्रेशन के साथ, आर्म्ड रिबेलियन के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। इट मीन्स इसका आर्टिकल 352 के साथ लेना देना, यानी कि नेशनल इमरजेंसी के साथ कोई भी रिलेशन इसका नहीं है। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। देन rules of Lok Sabha requires when bill seeking to replace an ordinance is introduced a statement explaining the circumstances that necessitated immediate legislation by ordinance। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब पार्लियामेंट में एक बिल लाया जाएगा ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिए, तब एक स्टेटमेंट भी दी जाएगी जिसमें एक्सप्लेन किया जाएगा कि ये रीज़न था, इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस लेके आई, इसलिए हमारी गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लेके आई। ठीक है, देन सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई भी केस नहीं गया ऑर्डिनेंस रिलेटेड विद रिगार्ड्स टू प्रेसिडेंट। ठीक है, नो केस टू सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग ऑर्डिनेंस बाय प्रेसिडेंट टिल नाउ। ठीक है, देन डीसी वाधवा केस था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बड़ा फेमस केस है ये।
यूपीएससी ने पूछा हुआ, काफ़ी बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन अलग अलग एग्ज़ाम में, CDSC, APF, CSC प्रीलिम्स, ठीक है। सो DC वाधवा केस क्या था, इसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सक्सेसिव प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस विद सेम टेक्स्ट विदाउट एनी अटेम्प्ट टू गेट इट पास थ्रू असेंबली वुड वायोलेट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को एंड ऑर्डिनेंस किया जाएगा स्ट्रक डाउन। इट इज़ एक्सेप्शनल पावर एंड कांट सब्सटीट्यूट लेजिस्लेटिव पावर। इसमें हुआ क्या था, इसमें हुआ था कि बिहार के गवर्नर थे एंड उन्होंने मोर देन 200 ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर दिए थे, ठीक है। मीन्स वो एक ही लॉ को, एक ही मैटर के ऊपर बार बार ऑर्डिनेंस लेके आ रहे थे, ताकि वो जो स्टेट असेंबली है उसके, बिकॉज उनको पता था अगर स्टेट असेंबली में ये जाएगा मैटर तो वो पास नहीं होगा, इसीलिए वो ऑर्डिनेंस लेके आ रहे थे, ठीक है। एंड उन्होंने ये चीज़ 200+ टाइम कर दी थी, मतलब इतने ज़्यादा बार वो कर दी थी उन्होंने ये चीज़। तो इसलिए केस गया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई जो आपकी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है ये एक्सेप्शनल पावर है, ठीक है। ये नहीं आपका जब मन करेगा आप ऑर्डिनेंस निकाल दोगे, ये एक्सेप्शनल पावर है। एंड जो लेजिस्लेटिव पावर अंडर कॉन्स्टिट्यूशन मिली हुई है पार्लियामेंट को या फिर स्टेट लेजिस्लेचर को, उसको ये सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, ठीक है। ये केस को याद रखना, काफ़ी बार पूछ चुका है ये, ठीक है। देन पार्डनिंग पावर। पार्डनिंग पावर किसके अंदर होती है, आर्टिकल 72 के अंदर होती है, टू प्रेसिडेंट फॉर यूनियन लॉ, ठीक है। सो प्रेसिडेंट जो यूनियन लॉ के लिए माफ़ कर सकते हैं, यूनियन लॉ के लिए, लॉ के अंदर अगर डेथ सेंटेंस हुई है, कोर्ट मार्शल रिलेटेड है, ठीक है, तो क्या होगा, तो प्रेसिडेंट के पास वो एक्सक्लूसिव पावर है, ठीक है। डेथ सेंटेंस को लेके एंड कोर्ट मार्शल को लेके प्रेसिडेंट के पास है एक्सक्लूसिव पावर। इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ही डेथ सेंटेंस को पार्डन कर सकते हैं एंड कोर्ट मार्शल वाली केस को भी हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। गवर्नर इस चीज़ को कुछ भी नहीं कर सकते। आई होप इट इज़ क्लियर। देन पार्डनिंग पावर जो है प्रेसिडेंट की, वो इंडिपेंडेंट होती है जुडिशरी के। इसका मतलब ये हुआ कि जुडिशरी प्रेसिडेंट को नहीं बता सकता कि आपको इन केसेस में पार्डन करना चाहिए, इन केसेस में पार्डन नहीं करना चाहिए, या फिर जुडिशरी जो है ओवरसी नहीं कर सकता, सुपरवाइज नहीं कर सकता प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर को, ठीक है। देन प्रेसिडेंट इज़ नॉट कोर्ट ऑफ अपील। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने मान लो एट लास्ट आप हाईएस्ट जुडिशरी जो है अपना कंट्री में सुप्रीम कोर्ट, आप वहाँ तक पहुँच गए एंड आपका केस जो था, इशू था, वो रिजॉल्व नहीं होता। सो इसका मतलब ये नहीं है तो कि अगर सुप्रीम कोर्ट में आपका इशू रिजॉल्व नहीं होता तो आप उसके बाद सीधा प्रेसिडेंट के पास चले जाओगे, है ना, आप प्रेसिडेंट के पास चले जाओगे। सो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। देन टू ऑब्जेक्ट्स फॉर दिस पावर। दो ऑब्जेक्ट्स क्या हैं इस पावर के, मतलब इसका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है प्रेसिडेंट को पार्डनिंग पावर देने के लिए। टू कीप द डोर्स ओपन इन केस ऑफ जुडिशियल एरर, बिकॉज जुडिशरी के थ्रू भी गलती हो सकती है, जुडिशरी से भी गलती हो सकती है। सो उस गलती को, उस एरर को सही करने के लिए ये पावर दी गई है प्रेसिडेंट को। उसके बाद टू रिलीव फ्रॉम सेंटेंस, मीन्स उसको सज़ा से, किसी भी इंसान को जो भी कन्विक्ट हो चुका है उसको सज़ा से बचाने के लिए, ठीक है, ये पावर दी जाती है प्रेसिडेंट को, ठीक है। देन पार्डन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सेंटेंस एंड कन्विक्शन दोनों को रिमूव कर देना एंड कम्प्लीटली फ्री कर देना उस इंसान को हर तरह के पनिशमेंट से, हर तरह के सेंटेंस से, हर तरह की डिस्क्वालिफिकेशन से, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आप हो गए थे कन्विक्ट, मान लो आप मर्डर में कन्विक्ट हो गए थे, ठीक है, आपके ऊपर चार्जेस लग गए मर्डर के एंड आप हो जाते हो कन्विक्ट। इसका मतलब कि कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि यस यू आर गिल्टी एंड आपको हो जाएगी सेंटेंस ऑफ 7 ईयर्स, ठीक है। सो प्रेसिडेंट ने कर दिया आपको पार्डन। इसका मतलब कि प्रेसिडेंट ने जो आपकी 7 ईयर्स वाली टर्म थी उसको भी कर दिया ख़त्म, ठीक है। एंड जो आपके ऊपर एलिगेशन लगे हुए थे, पनिशमेंट जो आपकी मिलनी थी वो भी ख़त्म होगी। जो आप डिस्क्वालीफाइड थे, ठीक है, बीइंग अ मर्डरर, आप कुछ ना कुछ चीज़ों से डिस्क्वालीफाइड हो चुके होंगे, ठीक है, वो भी चीज़ ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब आपको कम्प्लीटली फ्री कर दिया गया उसके थ्रू। दैन कॉम्यूटेशन में क्या होता है, इसमें वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को सब्स्टिट्यूट किया जाता है अनदर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट जो कि लाइटर होती है। लाइटर मीन्स पहले थी आपकी डेथ सेंटेंस, अब होगी आपकी सेंटेंस। सिर्फ पहले आपको डेथ पेनल्टी मिलेगी थी
कि आपको डेथ पेनल्टी दी जाएगी। अब कर दिया कि नहीं आपको डेथ पेनल्टी दी जाएगी, आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी। ठीक है, सो ये कंपैरेटिवली ईजियर फॉर्म है ना। एटलीस्ट इसमें आप अपनी लाइफ को स्पेंड तो करोगे, इसमें तो आप सीधा ही लटका दिए जाओगे, है ना। सो कॉम्यूटेशन क्या होता है? कॉम्यूटेशन होता है सब्स्टिट्यूट करना वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को विद लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, एग्जाम्पल डेथ टू इम्प्रिजनमेंट। देन रेमिशन क्या होता है? रेमिशन में क्या होता है, हम पीरियड ऑफ जो सेंटेंस होता है उसको रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, पीरियड ऑफ सेंटेंस को हम कर देते हैं रिड्यूस, ठीक है, विदाउट चेंजिंग नेचर और कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल आपको हुई थी 2 साल की जेल, अब आपको हो जाएगी 1 साल की जेल। ठीक है, सो इसमें कैरेक्टर सेम रहता है, मीन्स आपको बोला गया था कि आपको 10 साल की जेल होगी। ठीक है, बट अब अंडर रेमिशन प्रेसिडेंट ने बोल दिया आपको कि कोई बात नहीं, आपको हो जाएगी 2 साल की जेल। ठीक है, तो इसमें कैरेक्टर सेम रहा, कैरेक्टर नेचर सेम रहा, मतलब कि अभी भी आप जेल में ही हो बट टाइम पीरियड रिड्यूस हो चुका है। देन आता है रिस्पाइट। रिस्पाइट रिस्पाइट में क्या होता है? इसमें अवॉर्डिंग लेजर पनिशमेंट ड्यू टू स्पेशल फैक्ट्स, मीन्स अगर कोई पर्सन डिसेबल्ड है या फिर कोई प्रेग्नेंट विमन है वहाँ पे, ठीक है, जो कन्विक्ट हो चुकी है, सो ऐसे स्पेशल केसेस को देख के प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट जो है उसकी पनिशमेंट को कम कर देते हैं। ठीक है, उसकी पनिशमेंट को कम कर देते हैं बिकॉज स्पेशल केस है, या तो वो इंसान डिसेबल्ड है या तो प्रेग्नेंट विमन है। बिकॉज अगर नॉर्मल विमन हो, ठीक है, मीन्स वो प्रेग्नेंट ना हो तो फिर हम उसको पनिशमेंट दे सकते हैं, बट वो प्रेग्नेंट है सो उसके अंदर एक न्यू लाइफ है। ठीक है, न्यू लाइफ है उसके अंदर, सो अगर हम उस विमन को पनिश करते हैं तो उसके साथ साथ जो न्यू लाइफ आने वाली है वो भी पनिश होगी। सो उस चीज़ से बचाने के लिए प्रेसिडेंट क्या करते हैं, पनिशमेंट को कम कर देते हैं। ठीक है, अवॉर्डिंग लेस पनिशमेंट अंडर रिस्पाइट, ये होता है रिस्पाइट में। देन है रिप्राइव। रिप्राइव रिप्राइव में क्या होता है? इसमें प्रेसिडेंट क्या करते हैं, कुछ टाइम पीरियड के लिए जो एग्जीक्यूशन होता है सेंटेंस का उसको रोक देते हैं। ठीक है, उसको रोक देते हैं। ठीक है, टू अलो द कन्विक्ट टू गेट पार्डन। ठीक है, इसमें मान लो आपको होने वाली है डेथ सेंटेंस, ये मोस्टली डेथ सेंटेंस के केस में होता है। प्रेसिडेंट आपके ऑर्डर को रुकवा देते हैं, डेथ को रुकवा देते हैं कि आपको यहाँ पे हैंग नहीं किया जाएगा, है ना, आपको हैंग नहीं किया जाएगा। ठीक है, ताकि आपको पार्डन किया जा सके। तब तक के लिए जो प्रोसेस होगा उसमें 2 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, तब तक के लिए आपके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। देन आते हैं गवर्नर की पार्डनिंग पावर में। ठीक है, मैंने बताया था कि जो भी रिलेटेड मुझे इन्फॉर्मेशन लगती है मैं साइड बाय साइड लिखता जाता हूँ उसका, है ना। सो गवर्नर के पास कौन सी पावर होती है? गवर्नर जो है वो सस्पेंड कर सकता है, रिमिट कर सकता है, कम्यूट कर सकता है डेथ सेंटेंस को। ठीक है, मतलब बाकी जितनी भी पावर्स हैं वो तो गवर्नर के पास रहेंगी ही, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ डेथ सेंटेंस की अभी। ठीक है, डेथ सेंटेंस के केस में गवर्नर जो है डेथ सेंटेंस को सस्पेंड कर सकता है या फिर कर सकता है रिमिट। ठीक है, या फिर रिमिट कर सकता है या फिर कर सकता है कम्यूट। ठीक है, बट पार्डन नहीं कर सकता। पार्डन का मैंने मतलब बताया था ना आपको कि जहाँ पे आपकी जो टर्म थी, जो आपकी पनिशमेंट थी उसको भी ख़त्म कर दिया, आपकी कन्विक्शन को भी ख़त्म कर दिया, आपकी डिस्क्वालिफिकेशन को भी ख़त्म कर दिया, आपको कर दिया कम्प्लीटली फ्री। ठीक है, उसको बोलते हैं पार्डन। सो गवर्नर पार्डन नहीं कर सकता डेथ सेंटेंस के केस में, बाकी सब कुछ कर सकता है। ठीक है, एंड गवर्नर के पास कोर्ट मार्शल वाली पावर भी नहीं होती। ठीक है, जो कोर्ट मार्शल वाली पावर होती है हमारी वो गवर्नर के पास नहीं होती। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा हुआ है अलग अलग केसेस में विद रिगार्ड्स टू पार्डनिंग पावर? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो पिटिशनर है उसके पास कोई भी राइट नहीं है ओरल हियरिंग का। इसका मतलब क्या हुआ? आप जब पार्डनिंग के लिए अप्लाई करते हो प्रेसिडेंट के पास, आप फॉर्मल लेटर लिखते हो, ठीक है, जहाँ पे आप अपने कॉजेज़ को बताते हो, ठीक है, जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो देते हो। बट आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं प्रेसिडेंट के पास खुद जाऊँगी, प्रेसिडेंट को बताऊँगी कि मेरा ये इशू था, ठीक है, इसीलिए मैंने किया मर्डर, मुझे कर दो आप माफ़। ठीक है, सो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप ओरल हेयरिंग के लिए नहीं जा सकते प्रेसिडेंट के पास, आपके पास कोई भी राइट नहीं है फॉर ओरल हेयरिंग। ठीक है, देन प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट कैन टेक फ्रेश एंड डिफरेंट व्यू पॉइंट ऑफ एविडेंस, मतलब जो भी एविडेंस मिला होगा उस पर्सन के अगेंस्ट, उस कन्विक्ट के अगेंस्ट, ठीक है,
जो जुडिशरी का व्यू पॉइंट होगा, प्रेसिडेंट जो है उस व्यू पॉइंट से डिफरेंट अपना ओपिनियन रख सकते हैं, ठीक है। देन पावर एक्सरसाइज बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ कैबिनेट, जो मैंने जैसा कि मैंने बताया था आर्टिकल 74 बोलता है कि प्रेसिडेंट कुछ भी करेंगे ना, कुछ भी करेंगे, वो करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर, ठीक है। सो जो प्रेसिडेंट करते हैं पार्डन, है ना, पार्डन करते हैं, वो भी प्रेसिडेंट करते हैं कैबिनेट की एडवाइस के ऊपर, ठीक है, वो भी कैबिनेट की एडवाइस के ऊपर करते हैं। देन प्रेसिडेंट इज़ नॉट बाउंड टू गिव रीज़न फॉर हिज ऑर्डर, इसका मतलब क्या हुआ, मान लो प्रेसिडेंट ने कर दिया, एक था मान लो मर्डरर, ठीक है, एक मर्डरर था, ठीक है, जिसको प्रेसिडेंट ने कर दिया माफ़। अब प्रेसिडेंट को कोई ज़रूरत नहीं है ये बताने की कि मैंने इसको इसलिए माफ़ किया, ठीक है, मैंने इसको इसलिए पार्डन किया XYZ रीज़न से, है ना, वो ज़रूरत नहीं है प्रेसिडेंट को, ठीक है। देन प्रेसिडेंट कैन गिव रिलीफ फ्रॉम सेंटेंस प्लस एविडेंट मिस्टेक, जैसा मैंने बताया था कि जुडिशरी से भी गलतियाँ हो जाती हैं। सो जो मिस्टेक्स लगती हैं प्रेसिडेंट को कि जुडिशरी से हुई हैं, वो भी माफ़ कर सकता है। जो कन्विक्शन मिली है उस इंसान को, कन्विक्ट को सेंटेंस मिली है 10 साल की, 5 साल की, उसको भी कम्प्लीटली माफ़ कर सकता है, ठीक है। देन देर इज़ नो नीड फॉर सुप्रीम कोर्ट टू ले डाउन स्पेसिफिकेशन या फिर स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस पार्डनिंग पावर। मीन्स सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि हमको कोई ज़रूरत नहीं है प्रेसिडेंट को एक गाइडलाइंस देने की कि आप पार्डनिंग पावर देते समय, यूज़ करते समय इन गाइडलाइंस को फॉलो करो, ठीक है, इन गाइडलाइंस को फॉलो करो। Then moving next is exercise of this power is not subject to judicial review except where president decision is arbitrary, modified, discriminatory and irrational। इसका ये मतलब हुआ कि जो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर है, प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर है अंडर आर्टिकल 72, उसको जुडिशरी जो है वो रिव्यू नहीं करेगा, ठीक है, जुडिशरी रिव्यू नहीं करेगा। वाई? बिकॉज खुद लिखा हुआ, खुद जुडिशरी ने कहा है कि हमें भाई कोई गाइडलाइंस देने की ज़रूरत नहीं है ना, ये प्रेसिडेंट की पावर्स हैं, ठीक है, एंड ये एक्सक्लूसिव पावर्स हैं। सो वी डोंट नीड कि हम स्पेसिफिक गाइडलाइंस दें, एंड इसको हम जुडिशल रिव्यू के अंदर भी नहीं लेके आते, ये खुद बोलता है सुप्रीम कोर्ट। एक्सेप्ट, सिर्फ इस चीज़ को छोड़ के कि अगर प्रेसिडेंट अपनी पार्डनिंग पावर को आर्बिट्ररी, डिस्क्रिमिनेटरी यूज़ करता है, इरेशनली यूज़ करता है, तब हम जुडिशल रिव्यू करेंगे प्रेसिडेंट की इस पावर का, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। देन इफ़ अर्लियर पिटिशन फॉर मर्सी हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय प्रेसिडेंट, स्टे कांट बी ऑब्टेन्ड बाय फाइलिंग इन अदर पिटिशन। इसका मतलब क्या हुआ, आपने एक पिटिशन फाइल किया प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ने कर दिया उसको रिजेक्ट। अब आप ये नहीं बोल सकते कोर्ट में कि मैंने दूसरा पिटिशन भी फाइल किया प्रेसिडेंट के पास, जब तक उसका रिज़ल्ट आता है तब तक आप वेट करो, तब तक मुझे जो मेरी पनिशमेंट है उसको एग्जीक्यूट ना करो, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर, आई होप दिस पावर वाला, दिस पार्डनिंग वाली थिंग इज़ क्लियर, एंड आई एम दिस बैकग्राउंड नॉइस, आई एम सॉरी फॉर दिस, आई विल इंश्योर कि ऐसा दोबारा ना हो, ठीक है, बिकॉज आई नो इसमें प्रॉब्लम होता है आपको वीडियो देखते हुए, ठीक है। देन प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ़ स्टेट होता है, हेड ऑफ़ एग्जीक्यूटिव नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, स्टेट यानी कि इंडिया, ठीक है, इंडिया का हेड कौन है, प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव कौन है, एग्जीक्यूटिव है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन है, PM, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन है, PM। हेड ऑफ स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज़ ओनली नॉमिनल हेड, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है, जितने भी पावर्स हैं हमारे देश में वो सारी की सारी किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है वो नेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, नेशन को रिप्रेजेंट करता है बट रूल नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ, जितनी भी ट्रीटीज़ होती हैं, मैंने बताया एक्ट्स होते हैं, ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं, वो सारे के सारे प्रेसिडेंट के बिहाफ पे होते हैं एंड अंडर प्रेसिडेंट नेम होते हैं, ठीक है। बट प्रेसिडेंट हमारे देश को रूल नहीं करते, रूल कौन करता है, रूल करता है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है सिंबल ऑफ नेशन है, सिंबल ऑफ नेशन है, ठीक है, प्रेसिडेंट इज सिंबल ऑफ नेशन। देन कांट डिसमिस मिनिस्टर्स एज लॉन्ग एज दे हैव मेजॉरिटी, जैसे मैंने बताया था कि जो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होता है उसका मतलब ये होता है कि जब तक उनके पास मेजॉरिटी है तब तक हमारा प्रेसिडेंट जो है उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिमूव नहीं कर सकता, ठीक है, रिमूव नहीं कर सकता।
एंड प्रेसिडेंट जो है वो सिंबल है नेशन का, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन आता है, इसके अंदर दोनों आते हैं, इसके अंदर हमारा सेंटर भी आता है, इसके अंदर हमारी स्टेट भी आते हैं, ठीक है। अगर आपको ये ऑप्शन दे यूपीएससी कि प्रेसिडेंट इज सिंबल ऑफ सेंटर एंड स्टेट, दैट वुड बी करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। दैट वुड बी करेक्ट स्टेटमेंट, दैट वुड बी करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। देन यूएस प्रेसिडेंट जो है वो डिसमिस कर सकता है अपने सेक्रेटरीज को, मिनिस्टर्स को, ठीक है, चाहे उनके पास मेजोरिटी है चाहे नहीं है, ठीक है। ये पावर यूएस में होती है, हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट के पास ऐसी पावर नहीं होती, ठीक है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है प्रेसिडेंट को लेके, आर्टिकल 53 ये क्या बोलता है, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन वेस्टेड इज प्रेसिडेंट कैन बी एक्सरसाइज बाय हिम डायरेक्टली या फिर उसके सबॉर्डिनेट के थ्रू इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। सो आर्टिकल 53 जो है ये बोलता है कि जितनी भी यूनियन गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पावर्स हैं वो कि सभी की सभी किसके पास हैं, प्रेसिडेंट के पास हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट या तो डायरेक्टली इन पावर को कर सकता है एक्सरसाइज, ठीक है, इन पावर को एक्सरसाइज कर सकता है, या फिर प्रेसिडेंट जो है अपने सबॉर्डिनेट्स को अपॉइंट करके अपनी पावर को एक्सरसाइज करवा सकता है, सिंपल फंक्शंस को एक्सरसाइज करवा सकता है, फुलफिल करवा सकता है। देन 74 मैंने बोला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा हेडेड बाय पीएम टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। आई थिंक ये तो अब तक आपको याद हो जाना चाहिए। 75 में मैंने बोला भाई अपॉइंटमेंट होगी, है ना। सो इसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो किसको कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगी, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा को, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा को। एंड ये जो 75 आर्टिकल है ये ले डाउन करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑलरेडी, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है, ठीक है, ये भी याद रखना। आपको पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ले डाउन पार्लियामेंट्री सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ले डाउन पार्लियामेंट्री सिस्टम। सो पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू लोकसभा, टू लोकसभा। ये लिखा कहाँ पे हुआ है, ये लिखा हुआ है हमारे आर्टिकल 75 में, मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, कल मीन्स जो लास्ट वीडियो था पार्लियामेंट इस वाला पॉलिटी वाला, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, कि 75 में बहुत सारी 7-8 चीज़ें आती हैं, उनमें से एक ये भी है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगी लोकसभा को, एंड यही चीज़ लीड ऑन करती है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम को, ठीक है, जो कि लिखा हुआ है 75 आर्टिकल में। देन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 इसने क्या किया था, इसने प्रेसिडेंट को बाउंड कर दिया था बाय एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम। मैंने बोला था आपको कल कि 42nd अमेंडमेंट जो है इसको बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इसने कहा था कि जो प्रेसिडेंट है वो हमारी एडवाइस से होगा बाइंडिंग, ठीक है, हमारी एडवाइस से होगा बाइंडिंग, मीन्स हम जो भी बोलेंगे वो प्रेसिडेंट को करना ही पड़ेगा, ठीक है। बट 44th अमेंडमेंट ने क्या किया था, 44th अमेंडमेंट ने कहा था कि जो प्रेसिडेंट है वो काउंसिल को बोल सकता है कि आप अपनी एडवाइस को रिकन्सिडर करो, ठीक है, पर सिर्फ एक ही बार बोल सकता है, ठीक है। अगर काउंसिल ने अपनी सेम एडवाइस को वापस भेज दिया देन प्रेसिडेंट को वो चीज़ माननी ही पड़ेगी, देन वो एडवाइस हो जाएगी प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग, ठीक है। सो दिस वाज आवर चैप्टर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। लास्ट में ये जो दिया हुआ है ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई है हमारी, यहाँ पे भी कुछ रह गया ना, 4-5 पॉइंट्स, लेट्स सी। नो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन बट सिचुएशनल डिस्क्रिशन, यस, मैंने कल आपको बताया था लास्ट वीडियो में, पॉलिटी वाला वीडियो जो लास्ट था हमारा पार्ट 2, कि गवर्नर एंड प्रेसिडेंट के पास क्या होते हैं, डिस्क्रिशन होता है, बट गवर्नर के पास होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, प्रेसिडेंट के पास होता है सिचुएशनल डिस्क्रिशन, ठीक है। सिचुएशन मतलब जब वो सिचुएशन सर्कमस्टांसेस आ जाएंगे तब ही प्रेसिडेंट अपनी जो उसका ओपिनियन है वो यूज़ कर सकता है, अपना डिस्क्रिशन यूज़ कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं कर सकता, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ, सिचुएशन डिस्क्रिशन का मतलब है प्रेसिडेंट जो है बिना एडवाइस ऑफ काउंसिल के काम करेगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट, ये केसेस दिए हुए हैं किस किस केस में प्रेसिडेंट के पास सिचुएशनल डिस्क्रिशन होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जब किसी भी पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है लोकसभा में, या फिर प्राइम मिनिस्टर की हो गई है डेथ एंड कोई उस चीज़ का सक्सेसर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जब किसी भी पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है, ठीक है, तब प्रेसिडेंट किसी को भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देंगे एंड बाद में उसको बोलेंगे
कि आप करो कॉन्फिडेंस मोशन को पास, ठीक है, कॉन्फिडेंस मोशन को पास करो एंड शो करो हमें कि आप गवर्नमेंट रन कर सकते हो, मीन्स आपके पास गुड नंबर ऑफ एमपीज हैं। एंड अगर प्राइम मिनिस्टर की सडनली डेथ हो जाती है ऑफिस में, ठीक है, एंड उस प्राइम मिनिस्टर का सॉरी अगर प्राइम मिनिस्टर की सडनली डेथ हो जाती है ऑफिस में, एंड अगर उस प्राइम मिनिस्टर की डेथ के बाद कोई सक्सेसर नहीं है उस पार्टी का या फिर उस कोलिशन गवर्नमेंट का, देन क्या करते हैं, देन प्रेसिडेंट किसी को भी पीएम अपॉइंट करते हैं, ठीक है। देन डिसमल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हेन इट कांट प्रूव कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा, ये तो मैंने कितनी बार बोल दिया है ना, कि अगर कोई गवर्नमेंट है, अगर उसने कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं करवा पाई वो गवर्नमेंट लोकसभा के अंदर, देन जो हमारे प्रेसिडेंट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कर देंगे डिसमिस, डिज़ोल्व कर देंगे, ठीक है। देन डेजोल्यूशन ऑफ लोकसभा इफ़ काउंसिल हैज़ लॉस्ट मेजोरिटी, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने मेजोरिटी ही लॉस कर दी है, मेजोरिटी लॉस कर दिया का मतलब क्या हुआ, मतलब 50% प्लस 1 एमपीज़, ठीक है, गवर्नमेंट को रन करने के लिए। सो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने इस चीज़ को कर दिया लूज़, देन प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रेसिडेंट लोकसभा को कर देंगे डिज़ोल्व एंड री इलेक्शन के लिए बोलेंगे, री इलेक्शन के लिए बोलेंगे, ठीक है, री इलेक्शन के लिए बोलेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर। एंड ये लास्ट पे दिया हुआ वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए, ठीक है, हर एमएलए की, हर स्टेट के एमएलए की इंडिविजुअल वैल्यू कितनी होती है वो मैंने दिया हुआ है। सिक्किम के एमएलए की वैल्यू होती है 7, टोटल सिक्किम में जितने भी एमएलएज हैं उनकी वैल्यू है 224, ऐसे ही अलग अलग है, लिस्ट है ये, ठीक है। सो ये मैंने बनाया था तो बिकॉज मुझे लगा था ये ज़रूरी है, सो ये ज़रूरी भी था एंड इसने मुझे हेल्प नहीं किया तो गेट 4 मार्क्स, ठीक है। सो आप इसको अच्छे से देख लेना किसकी कितनी वोट है। ये जो हाईलाइट की हुआ है मैंने, ये वो हैं जिनकी वोट ऑफ वैल्यू ऑफ वोट सेम होती है इंडिविजुअल एमएलए की, ठीक है, इंडिविजुअल एमएलए की जिन स्टेट में वैल्यू वोट सेम है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया हुआ है, ठीक है। जैसे ये है पंजाब असम के जो एमएलए होते हैं उनकी वैल्यू ऑफ वोट होती है सेम 116, छत्तीसगढ़ राजस्थान की वैल्यू ऑफ वोट होती है सेम, कर्नाटका एमपी की वैल्यू वोट होती है सेम, ठीक है, झारखंड तमिलनाडु की वैल्यू वोट होती है सेम, ठीक है। सो ये याद रखना, ये याद रखना, ये मैंने ऑर्डर में लगाया हुआ है कम से लेकर ज़्यादा की ओर, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लेना। सो यहाँ पे हुआ हमारा प्रेसिडेंट वाला चैप्टर ओवर। आई होप यू लाइक दिस चैप्टर। लेट मी सी, या नेक्स्ट चैप्टर इज हमारा वाइस प्रेसिडेंट वाला चैप्टर, ठीक है। या सो स्टार्टिंग दिस बिकॉज इसमें इतना कुछ खास है नहीं वाइस प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में, ठीक है, इसको भी ख़त्म कर ही देते हैं। सो आर्टिकल 63 बोलता है कि देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे, आर्टिकल 63 में लिखा हुआ है। एंड जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इनका इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है अंडर आर्टिकल 66 बेस्ड ऑन यूएस वाइस प्रेसिडेंट, यूएस वाइस प्रेसिडेंट के बेस, जैसे यूएस में वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है वैसे ही हमारे इंडिया में भी वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। हमने देखा था कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होते हैं इलेक्टेड एमएलएस ऑफ स्टेट, है ना, जितनी भी स्टेट्स हैं हमारी कंट्री में, यूटीज़ हैं हमारी कंट्री में, अगर वहाँ पे इलेक्टेड एमएलएस हैं, अगर वहाँ पे इलेक्टेड एमएलएस हैं, ठीक है, तो वो हमारे प्रेसिडेंट को करेंगे इलेक्ट, ठीक है, वो भी इलेक्टोरल कॉलेज के होंगे पार्ट। बट ये जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट में कौन पार्टिसिपेट करता है इलेक्शन में, सिर्फ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड एमपीज ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इसमें एमएलएस का कोई भी रोल नहीं होता, इसमें एमएलएस का रोल कोई भी नहीं होता, ठीक है, कोई भी रोल नहीं होता, ठीक है। सो वाइस प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट करता है, वाइस प्रेसिडेंट को जितने भी एमपीज होते हैं, जितने भी एमपीज होते हैं, चाहे वो इलेक्टेड है चाहे वो नॉमिनेटेड है, ठीक है, दोनों पार्टिसिपेट करेंगे वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में, ठीक है। एंड जो एमएलएज होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, एमएलएज वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर, इसको याद रखना, कंपैरिजन पूछ लेता है बहुत बार कि वाइस प्रेसिडेंट जो होता है उसके इलेक्टोरल कॉलेज में ये होता है, प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में ये होता है।
सो कंफ्यूज कर देता है एंड बच्चे गलत आंसर मार्क कर देते हैं एंड उनके 2 नंबर तो जाते ही हैं, साथ में 0.66 नंबर भी जाते हैं जो नेगेटिव वाले नंबर होते हैं। ठीक है, सो 2.66 मार्क्स आप लूज़ करते हो एक क्वेश्चन को गलत करने में। ठीक है, देन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड सीक्रेट बैलेट। जैसा जैसा हमारे प्रेसिडेंट में इलेक्शन होता है ना, मैंने बताया था आपको, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जैसे एक बैलेट पेपर होता है उसके ऊपर 1 2 3 4 5 ऐसे करके ऑर्डर दिया होता है। आप अपने अकॉर्डिंगली जितना भी आपका जो भी आपको पसंद है कैंडिडेट, उसका नाम लिखते हो फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, अलग अलग कैंडिडेट्स का। ठीक है, बिकॉज ये होती है ट्रांसफरेबल वोट। उसके बाद उसको डाल देते हो आप सीक्रेट बैलेट के अंदर। ठीक है, सी ऐसे होता है वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन। क्वालिफिकेशन क्या होती है वाइस प्रेसिडेंट की? वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन होगी? आप होने चाहिए इंडिया के सिटीज़न। ठीक है, वही है, कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ ये लिखा है कि आप इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए। ये नहीं लिखा कि आप बाय बर्थ होने चाहिए, नेचुरलाइजेशन होने चाहिए, रजिस्ट्रेशन होने चाहिए, डिसेंट होने चाहिए, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। सो इफ़ यूपीएससी आस्क्स कि बाई टू बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यू मस्ट बी ए सिटीज़न born in India, ठीक है, you must be a citizen born in India, then that statement would be wrong, that statement would be wrong. Why? Because हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा? आपको सिर्फ सिटीज़न होना पड़ेगा। सिटीज़न कैसे होना पड़ेगा ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, देन वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए आप होने चाहिए 35 ईयर्स के। ठीक है, आपकी एज 35 ईयर की नहीं होनी चाहिए वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए। प्रेसिडेंट बनने के लिए भी कितनी थी? 35 ही थी। ठीक है, एंड वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए आप क्वालिफाइड होने चाहिए राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए। ठीक है, प्रेसिडेंट के केस में क्या था? प्रेसिडेंट के केस में लिखा हुआ था आप लोकसभा के मेंबर बनने के लिए होने चाहिए एलिजिबल। ठीक है, ठीक है, बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट जो है वो चेयरमैन का रोल भी प्ले करते हैं इन राज्यसभा, दैट्स वाई यहाँ पे राज्यसभा मैंशनड है। देन वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेगा। सेम है, दोनों के केसेस में ऐसी हैं, बस यहाँ पे राज्यसभा है, वहाँ पे था लोकसभा। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर। देन नॉमिनेशन जो है वाइस प्रेसिडेंट के लिए, इसके लिए हमें चाहिए 20 इलेक्टर एज अ प्रपोजर एंड 20 इलेक्टर एज अ सेकेंडर, एंड टोटल 15,000 रुपये, 15,000 रुपये टू RBI। प्रेसिडेंट के केस में क्या था? प्रेसिडेंट के केस में हमारा था 50 प्रपोजर प्लस 50 सेकेंडर, है ना। 50 प्रपोजर थे, 50 थे सेकेंडर प्रेसिडेंट के केस में। ठीक है, एंड वाइस प्रेसिडेंट के केस में है 20। वाइस प्रेसिडेंट के केस में 20 हैं। सो इन नंबर्स को भी याद रखना। यूपीएससी आपको ये नंबर्स ऊपर नीचे करके दे देगा, कम ज़्यादा दे देगा। सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, कीप दिस थिंग इन योर माइंड। ठीक है, ओथ, वाइस प्रेसिडेंट की ओथ कैसे होती है? जो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट की ओथ को एडमिनिस्टर कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, या फिर कोई भी पर्सन जिसको अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट की ओथ को कौन एडमिनिस्टर करेगा? हमारा प्रेसिडेंट, या फिर कोई भी पर्सन जिसको प्रेसिडेंट ने किया है अपॉइंट। ओथ में क्या होता है? टू बेयर ट्रू फेथ, एलिजियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन, फेथफुली डिस्चार्ज ड्यूटीज़। बस ये 2 चीज़ें होती हैं वाइस प्रेसिडेंट की ओथ के अंदर। देन कंडीशन ऑफ ऑफिस क्या होती है वाइस प्रेसिडेंट की? कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 2 चीज़ें मैंशनड है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में अंदर सिर्फ 2 चीज़ें मैंशनड है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट का या फिर किसी स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेंबर नहीं होना चाहिए। एंड अगर वो मेंबर है और इलेक्ट हो जाता है एज अ वाइस प्रेसिडेंट, तो उसकी सीट जो होगी पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में हो जाएगी वेकेट, हो जाएगी वेकेट ऑटोमेटिकली। देन सेकंड में क्या लिखा हुआ है? सेकंड कंडीशन में क्या लिखा हुआ है? सेकंड में ये लिखा हुआ है कि वो जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेगा। वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेगा। तो ये थी 2 कंडीशंस ऑफिस के लिए, किसके अंदर? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एंड वाइस प्रेसिडेंट की टर्म कितनी होती है? कितने साल के लिए वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है? वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है 5 साल के लिए। ठीक है, जैसा हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम क्या करते हैं, हम जो हमारा प्रेसिडेंट होता है इसको रिमूव करने के लिए हम उसको करते हैं इम्पीच। ठीक है, हमारे प्रेसिडेंट को हम करते हैं इम्पीच, क्या करने के लिए? रिमूव करने के लिए। बट वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए
हमारा कोई फॉर्मल इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं होता, ठीक है, कोई फॉर्मल इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं होता, ठीक है। एंड रिमूव कैसे होगा फिर, है ना, अगर रिमूवल के लिए कोई इम्पीचमेंट प्रोसेस दिया नहीं हुआ तो अगर हमने रिमूव करना हो वाइस प्रेसिडेंट को तो हम कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो राज्यसभा है, राज्यसभा क्या करेगी, राज्यसभा जितने भी मेंबर्स होंगे, ऑल देन मेंबर ऑफ राज्यसभा क्या करेंगे, मेजोरिटी के साथ रेजोल्यूशन पास करेंगे वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए, ठीक है। एंड ये वो रेजोल्यूशन एग्री किया जाएगा बाय लोकसभा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल जो है उसको इनिशिएट कौन कर सकता है, राज्यसभा, एंड राज्यसभा ओनली, एंड राज्यसभा ओनली। इसका मतलब क्या हुआ कि वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा इनिशिएट कर सकती है प्रोसीजर, लोकसभा नहीं कर सकती। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ चुका है ऑलरेडी यूपीएससी, ठीक है। एंड राज्यसभा रेजोल्यूशन कैसे पास करेगी, बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल देन मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, जितने भी उस टाइम राज्यसभा के मेंबर्स इलेक्टेड होंगे या फिर नॉमिनेटेड होंगे, ठीक है। 245 है लिमिट, है ना, इस टाइम जितने टोटल इलेक्टेड हैं, एंड कुछ वैकेंसी भी होंगी, हाँ, मान लो 230 के आसपास टोटल बन रहे हैं वैकेंसी को निकाल के। सो ये जो 230 हैं ये मेजॉरिटी के साथ, ठीक है, इनका जो भी 50% होगा +1, है ना, ये मेजॉरिटी के साथ पास करेंगे रेजोल्यूशन, एंड इस चीज़ को बोलते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी, ठीक है। एंड वो रेजोल्यूशन को एग्री किया जाएगा लोकसभा के द्वारा विद सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी मतलब कि जितने भी हाउस के अंदर उस टाइम प्रेजेंट होंगे, चाहे 100 हों, चाहे 200 हों, चाहे 300 हों, उनकी मेजॉरिटी, ठीक है, उसको बोलते हैं सिंपल मेजॉरिटी। तो क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट हो जाएगा रिमूव, एंड रेजोल्यूशन जो है इंट्रोड्यूस किया जा सकता है सिर्फ राज्यसभा में, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया, ठीक है, इसको याद रखना। देन 14 डेज नोटिस बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ रेजोल्यूशन इन राज्यसभा। जब आप राज्यसभा में से वाइस प्रेसिडेंट यानी कि चेयरमैन को रिमूव करने के लिए रेजोल्यूशन लेके आओगे, उससे 14 दिन पहले आप नोटिस दोगे वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस होल्ड कर सकता है 5 साल से ज़्यादा तक, जब तक उसका सक्सेसर ना आए, जैसा प्रेसिडेंट के केस में होता है ना, जैसा प्रेसिडेंट के केस में होता है, जैसा मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट भी अपने ऑफिस को 5 साल के बियॉन्ड ऑफिस को होल्ड कर सकता है जब तक उसका सक्सेसर नहीं आ जाता, वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट भी ऑफिस को होल्ड कर सकता है। देन ही कैन बी इलेक्टेड फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट जो है उसको वो चाहे 3 बार एज अ वाइस प्रेसिडेंट बन जाए, चाहे 10 बार बन जाए, 50 बार बन जाए, देयर इज़ नो लिमिट, ठीक है, हमारे यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद वैकेंसी, प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी कैसे क्रिएट हो सकती है, बाय एक्सपायरी ऑफ टर्म, यानी कि 5 साल टर्म होती है, वो 5 साल ख़त्म हो गए तो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, या फिर वाइस प्रेसिडेंट ने कर दिया रिज़ाइन, या फिर वाइस प्रेसिडेंट की हो गई डेथ, या फिर उसको कर दिया गया रिमूव बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन इन राज्यसभा, या फिर अदरवाइज़ का मतलब क्या है, कोर्ट ने कर दिए, सुप्रीम कोर्ट ने वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कर दिया डिक्लेयर वॉइड, ठीक है, फर्जी डिक्लेयर कर दिया, सिंपल। देन अगर वैकेंसी एक्सपायरी के कारण हो रही है तो क्या होगा, तो उस एक्सपायरी होने से पहले ही इलेक्शन हो जाएंगे, ठीक है, एक्सपायरी होने से पहले ही इलेक्शन हो जाएंगे। प्रेसिडेंट के केस में हमने देखा था कि उस कॉन्स्टिट्यूशन में अंदर लिखा हुआ है कि 6 महीने होंगे, ठीक है, कि अगर अगर जो है एक्सपायरी होने वाली, एक्सपायरी के कारण वो हो रहा है, वैकेंसी क्रिएट हो रही है, तब 6 महीने के अंदर अंदर हो जाएंगे इलेक्शन, ये मेंशन था प्रेसिडेंट के केस में। बट वाइस प्रेसिडेंट के केस में ऐसा कोई टाइम लिमिट मेंशन नहीं है, सिंपल ये बोला गया अगर वैकेंसी क्रिएट हो रही है, वैकेंसी अगर एक्सपायरी ऑफ टर्म के कारण क्रिएट हो रही है, तब क्या होगा, तब इलेक्शन हो जाएंगे बिफोर एक्सपायरी, ठीक है, कोई टाइम लिमिट नहीं दिया जैसे वहाँ पे दिया होता 6 मंथ वाला। एंड इफ़ वैकेंसीज बाय रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ या फिर अदरवाइज, देन इलेक्शन शुड बी हेल्ड एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल, इसमें कोई वो नहीं दिया, वहाँ पे दिया था 6 मंथ, है ना, प्रेसिडेंट के केस में दिया था, प्रेसिडेंट के केस में दिया था 6 मंथ, कि अगर डिज़ाइन, रिमूवल, डेथ, अदरवाइज के कारण वैकेंसी क्रिएट हो रही है तो 6 महीने के अंदर अंदर हो जाएंगे इलेक्शन। बट वाइस प्रेसिडेंट के अंदर सिर्फ ये लिखा हुआ है एज सून एज पॉसिबल, कि जल्द से जल्द इलेक्शन होंगे, ये नहीं कहा गया कि वो जल्द से जल्द क्या है, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर।
नो टाइम मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, नो टाइम मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। देन पावर क्या होगी, वाइस प्रेसिडेंट के पास पावर क्या होगी। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। एंड अमेरिका में भी सेम होता है, अमेरिका में भी जो वाइस प्रेसिडेंट है वो चेयरमैन होती है या फिर होता है सीनेट का, सीनेट वहाँ की राज्यसभा है, ठीक है। सो वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। वाइस प्रेसिडेंट जो है एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करता है जब वैकेंसी क्रिएट हो जाती है प्रेसिडेंट के ऑफिस में ड्यू टू रेजिग्नेशन, इम्पीचमेंट, डेथ या फिर अदरवाइज, ठीक है। देन कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई एमोलमेंट यानी कि सैलरी वगैरह फिक्स नहीं की वाइस प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट जो है अपनी सैलरी एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा लेता है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट की जो सैलरी होती है वो राज्यसभा के चेयरमैन की सैलरी होती है, ठीक है। कोई अलग से सैलरी नहीं होती वाइस प्रेसिडेंट की, ठीक है। देन अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जो है सक्सीड करती है प्रेसिडेंट को जब प्रेसिडेंट जो है उसकी ऑफिस जो है वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। एंड वो वाइस प्रेसिडेंट तब तक ऑफिस में रहती है एज अ प्रेसिडेंट जब तक अनएक्सपायर्ड टर्म होती है। इसका मतलब 5 ईयर की टर्म थी, ठीक है, किसी प्रेसिडेंट की, अमेरिकन प्रेसिडेंट की। 4 साल बाद हो जाती है उसकी डेथ, ठीक है। एंड जो वाइस प्रेसिडेंट होगी वहाँ की वो 1 साल के लिए एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करेगी। बट इंडिया में ऐसा नहीं होता, इंडिया में होते हैं इलेक्शन, फ्रेश इलेक्शन होते हैं इंडिया में, ठीक है। देन आर्टिकल 64 क्या कहता है, आर्टिकल 64 कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है एज अ राज्यसभा चेयरमैन होगा। आर्टिकल 65 क्या बोलता है, 65 बोलता है वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट के फंक्शंस को डिस्चार्ज करेगा, ठीक है, ठीक है। देन स्टेट कंप्राइजेस 4 थिंग, ये मैंने मॉक टेस्ट में से उठाई थी चीज़, ठीक है, एक मॉक टेस्ट था उसमें से आई गॉट टू नो अबाउट दिस थिंग, ठीक है। कि जो स्टेट होती है, स्टेट का मीनिंग जो होता है उसमें 4 चीज़ें होती हैं, स्टेट के मीनिंग में होती हैं 4 चीज़ें। वो 4 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, एक होती है पॉपुलेशन, एक होती है पॉपुलेशन, एक होती है पॉपुलेशन, ठीक है, एक होती है हमारी, एक होती है हमारी पॉपुलेशन। देन एक क्या होता है, एक होती है पॉपुलेशन, एक होती है टेरिटरी। ये होगी हमारी पॉपुलेशन, ठीक है, ये होगी हमारी टेरिटरी, ये होगी हमारी टेरिटरी, ठीक है, हमारा इंडिया का मैप। ठीक है, मेरी ड्राइंग थोड़ी यहाँ पे बेकार है, सो पार्डन मी, ठीक है। हमारी होगी पॉपुलेशन, हमारी होगी टेरिटरी, एंड इस टेरिटरी में होगी हमारी गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट जो कि इस टेरिटरी को चलाएगी। एंड वो गवर्नमेंट होगी सॉवरन। सॉवरन का मतलब क्या होता है कि उस गवर्नमेंट के ऊपर किसी भी फॉरेन गवर्नमेंट का, अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं होगा, सिंपल। सो स्टेट में 4 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट आता है पॉपुलेशन, उसके बाद होता है टेरिटरी, मतलब एक टेरिटरी के अंदर, फिक्स टेरिटरी के अंदर रहेगी पॉपुलेशन, जिस पॉपुलेशन को रूल करेगी एक गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट होगी सॉवरन, सिंपल। देन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल डज नॉट रिक्वायर प्रेसिडेंट्स परमिशन, ठीक है। एंड अमेंडमेंट बिल के अंदर कोई भी जॉइंट सिटिंग नहीं होता, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था जब हम पार्लियामेंट का फर्स्ट पॉलिटी वाला फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, फर्स्ट सेशन कर रहे थे, उसमें मैंने बताया था कि जो अमेंडमेंट बिल होता है उसके लिए ना होती है जॉइंट सिटिंग, ना ही अमेंडमेंट बिल के लिए प्रेसिडेंट के पास कोई होती है वेटो, ठीक है। मींस अमेंडमेंट बिल के ऊपर प्रेसिडेंट को अपनी एसेट, अपनी यस देनी ही पड़ती है, अपनी एसेट देनी ही पड़ती है, ठीक है। एंड प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को रिकॉन्सिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते, रिकॉन्सिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते। आई होप इट इज़ क्लियर, आई होप इट इज़ क्लियर। सो दिस वॉज अबाउट प्रेसिडेंट, जो भी प्रेसिडेंट का पढ़ा हुआ था पार्ट हमने वो किया, बीपी किया, वाइस प्रेसिडेंट किया, ठीक है। एंड दिस इज़ अगर मैं ये स्टार्ट करता हूँ गवर्नर वाला चैप्टर, इट हैज़ 1 2 एंड 2.5, it has 2.5 page, it will probably consume around at most 1 hour, around 15 से 20 minutes, ठीक है। सो क्लास लंबी हो जाएगी एंड दैट वुड नॉट बी गुड फॉर मी, वाई, बिकॉज यहाँ पे अभी मेरे टैबलेट में कुछ इशू है, ठीक है, कुछ इशू है मेरे टैबलेट में,
स्टोरेज का इशू है कुछ, सो आई हैव टू रिजॉल्व दैट इशू फर्स्ट, ठीक है। सो लेट्स एंड दिस क्लास हियर, आई विल बी कमिंग विद द गवर्नर वाला थिंग, ठीक है। आई विल ट्राई कि मैं आपके एग्ज़ाम से पहले सारा इम्पोर्टेंट जो है इसका कवर कर दूँ, ठीक है, सारा इम्पोर्टेंट कवर कर दूँ। एंड विद रिगार्ड्स टू PDF, ठीक है, PDF जो है वो इसका एक ही PDF है, ठीक है। इसका कोई ब्रेक PDF नहीं है कि मतलब एक चैप्टर हो गया तो 6 पेज का अलग होगा, 7 का अलग होगा। ये एक ही मैंने बनाया था, यू कैन सी अराउंड 50 पेजेस, ठीक है। सो इसको ब्रेक अब कैसे करूँ मैं, आई डोंट नो, ठीक है। एंड इसको कंप्रेस भी करना पड़ेगा। ये तो अभी मेरे जो नोट्स हैं, सैमसंग नोट्स हैं, उसमें अभी प्रेजेंटली रखा हुआ मैंने, ठीक है। इट इज़ अ बिग फाइल, सो आई हैव टू कंप्रेस दैट फर्स्ट, ठीक है। एंड उसके लिए मुझे लेक्चर्स भी करवाने पड़ेंगे पहले, बिकॉज अगर मैं आपको ऐसे ही डायरेक्टली ग्रुप में डाल देता हूँ, यू वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज जो मैंने लिखा हुआ है। एंड बहुत सारी चीज़ें मैंने डायरेक्ट जस्ट लिखी हुई हैं एज अ वर्ड, उसके एक्सप्लेनेशन मेरे माइंड में है, बिकॉज आई नो कि मैंने वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सो आप अगर देखोगे उसको तो आपके माइंड में कुछ जाएगा नहीं, सो दैट वुड नॉट सर्व द पर्पस, है ना। आपका पर्पस है उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना। जस्ट अगर आपको ये मैं पूरी पूरी ग्रुप में ऐसे डाल भी दूँगा, यू वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, ठीक है। कुछ चीज़ें आप पढ़ लोगे एंड कुछ चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी। सो मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ ऐसे कन्फ्यूज़न रहे। आई विल टीच एवरीथिंग, ठीक है। एंड आई विल ट्राई कि पेपर से पहले आपका हो जाए जो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको फ्लड नहीं कर दूँगा इन्फॉर्मेशन के साथ, जो भी बेकार की इन्फॉर्मेशन है जो मुझे लगती है कि ज़रूरी नहीं है फॉर दिस ईयर, I will not spend or waste your time on that. So let's finish this chapter. I hope you like it. If you are new to this channel, you can subscribe our channel, because it will give me a boost to make new videos. It will bring smile on my face, and I hope you are studying well. You are doing your revision on time. If you face any difficulty with regards to any subject, whether it is paper 1 or paper 2, you can text me in Telegram, you can message me on my number, ठीक है। This is my number, ठीक है। So people were asking कि sir how to contact, you can message on that number, ठीक है। एंड आप मैसेज ड्रॉप कर देना, बिकॉज मेरा जो स्लीपिंग पैटर्न है दैट इज़ कॉम्प्लेक्स काफ़ी, ठीक है। मैं एक साथ नहीं सोता, मैं ब्रेक में सोता हूँ। 2 आवर्स सो लिया, फिर 3 आवर्स सो लिया, ऐसे काइंड ऑफ। सो कॉल मत करना, ठीक है, बिकॉज ऐसे टाइम का इशू रहेगा। सो मैं दिन में कभी भी सो रहा होता हूँ अपने टारगेट को पूरा करके। सो आप मैसेज ड्रॉप कर देना, आई विल ट्राई कि आपको टाइमली रिप्लाई करूँ, ठीक है। कोई भी डाउट आ रहा है वेदर स्टडी के रिलेटेड या फिर कोई भी किसी भी इशू को लेके, यू कैन मैसेज में 8837780728, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।